चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम क्लास 10 से क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 था, क्या था? धातु अधातु। इसमें हम अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज है पार्ट 5। क्या है? आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज क्या है? पार्ट 5। और तुम लोग को जिसको मेरा वीडियो नहीं मिलता है, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा। मेरा फोटो पर क्लिक करने के बाद पहले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, पहले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो केमिस्ट्री ऑल चैप्टर में क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का सब वीडियो मिल जाएगा। फिजिक्स और चैप्टर में क्लिक करेगा तो फिजिक्स का सब वीडियो मिल जाएगा। मैथ एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर में क्लिक करेगा तो मैथ का सब वीडियो मिल जाएगा। बायोलॉजी में क्लिक करेगा तो बायोलॉजी का सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और चैप्टर 4 जिसको पढ़ना है कि केमिस्ट्री का चैप्टर जो जिसको 4 पढ़ना है वो पढ़ा चुके हैं। ऐसे तो हम यहाँ पढ़ाएंगे भी, ये लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन जिसको तुरंत पढ़ना है उस चैप्टर 4 भी अपलोड है केमिस्ट्री ऑल चैप्टर में, पढ़ सकता है। चलो हम पढ़ रहे हैं क्या। एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी जाकर तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मेरा ये चैनल है जगदेव ब्लॉग, जो अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़े थे क्या? धातु कर्म। क्या पढ़े थे? धातु कर्म में क्या पढ़े थे कि धातु को जमीन से प्राप्त करते हैं तो क्या रहता है? वो अयस्क रहता है। क्या रहता है? जमीन के अंदर से जब धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या मिला रहता है? उसमें गैंग मिला रहता है। गैंग मिले तो उसमें बालू कंकर मिट्टी पत्थर ये सब मिला होता है ना। तो हम अयस्क प्राप्त किए कहाँ से? जमीन से। कहाँ से प्राप्त किए? अब उससे प्राप्त करना है हमको धातु। से क्या प्राप्त करना है? धातु प्राप्त करना है। धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि है, जितना भी हमको कर्म करना पड़ेगा, अयस्क से धातु प्राप्त करने के जितना हमको कर्म करना पड़ेगा, उस कर्म को क्या बोले थे? धातु कर्म। क्या बोले थे? यानी जितना हमको प्रक्रिया करना पड़ेगा शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, उस प्रक्रिया को क्या बोले थे? धातु कर्म। क्या बोले थे? और कोई भी धातु के धातु कर्म 4 रूप में होता है। कितना होता है? यानी कोई भी धातु को अयस्क को हम प्राप्त करने जमीन से, उसको 4 प्रोसेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध। क्या हो जाएगा? कोई 3 प्रोसेस में शुद्ध हो जाता है, कोई 2 प्रोसेस में शुद्ध होता है, लेकिन अधिकांश कितना प्रोसेस में शुद्ध होता है? 4 प्रोसेस में शुद्ध होता है। पहले क्या करते थे? पहले हम धातु प्राप्त करते थे, अयस्क को प्राप्त करते थे धरती से। उसके बाद उसका सांद्रण करते थे। क्या करते थे? सांद्रण 6 विधि बताए थे। पहला बताए थे हाथ से चुनकर, हाथ से। फिर बताए थे तुम लोग को क्या बताए थे? हाथ से चुनने के बाद बताए थे क्या? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण कल तुम लोग को डिटेल से पढ़ा दिए थे, आज के हम नाम बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में बताए थे। फिर तुम लोग को फैन पलवन विधि, फैन पलवन विधि के बाद तुम लोग को फिर बताए थे फैन पलवन विधि के बाद बताए थे फिर गलनिक विधि। क्या बताए थे? गलनिक पृथक्करण विधि। फिर बताए थे चुंबकीय पृथक्करण विधि, या फिर बताए थे निच्छालन। क्या बताए थे? यानी हम 6 विधि से क्या किए थे? अयस्क को सांद्रण किए थे। यानी अयस्क में जो अशुद्धि था उसको क्या किए थे? हटा दिए। क्या किए थे? उसके बाद अयस्क के सांद्रण करने फलस्वरूप फिर क्या करते थे? दूसरा प्रोसेस करते थे, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते थे। धातु के ऑक्साइड में कैसे बदलते थे? तो 2 प्रोसेस करते थे धातु को ऑक्साइड में बदलने के लिए। या तो उसका करते थे भर्जन या करते थे निस्तापन। याद है तुम लोग को? दूसरा प्रोसेस करते थे भर्जन या निस्तापन। भर्जन निस्तापन क्यों करते थे? तो भर्जन और निस्तापन इसलिए करते थे क्योंकि हम जो अयस्क है उसको हम धातु के ऑक्साइड में बदल दें। भर्जन कब करते थे? तो जब ऑक्सीजन के मदद से यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति से जब अयस्क को हम गर्म करते थे उसको बोलते थे भर्जन। क्या बोलते थे? भर्जन किसका करते थे? तो सल्फाइड अयस्क कैसा करते थे? और जब निस्तापन किसको करते थे? तो जब बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के उपस्थिति में जब हम अयस्क को गर्म करते थे तो उसको बोलते थे निस्तापन। क्या करते थे? निस्तापन किसका करते थे? तो निस्तापन करते थे जिसके पास पहले से ऑक्सीजन है, यानी ऑक्साइड अयस्क का और कार्बोनेट अयस्क का। ये बताए थे ना। जब हो गया, जब धातु ऑक्साइड में बदल दिए तब ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर क्या है? ZNO। क्या है? तो ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। CuO। तो ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। तो अब ऑक्सीजन को भगाना है, धातु प्राप्त करना है। ऑक्सीजन को भगाना है, धातु प्राप्त करना है। तो उसके लिए तीसरा प्रोसेस बताए थे क्या? अवकरण। क्या बताए थे? अवकरण कैसे करते थे? तो कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा। तो अधिकांश धातु का अवकरण, अधिकांश धातु के ऑक्साइड का अवकरण हम कार्बन के द्वारा करते थे। याद है तुम लोग को? याद है ना? तो कार्बन के द्वारा करते थे, लेकिन 2 था। कौन था? एक तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, एक तो था मैग्नीज ऑक्साइड, एक तो था क्रोमियम ऑक्साइड। इसका जो है थी हम अवकरण कौन विधि किसके द्वारा किए थे? एल्युमिनियम के द्वारा। किसके द्वारा किए थे? एल्युमिनियम के द्वारा। और जब एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण करते थे उसको बोले थे तुम लोग को क्या? एल्यूमिनोथर्मिक विधि। क्या बोले थे? एल्यूमिनोथर्मिक विधि। जब अवकरण होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? धातु। क्या प्राप्त होता है? लेकिन जो ये धातु प्राप्त हुआ अभी शुद्ध नहीं है। क्या है? कुछ इसमें अशुद्धि मौजूद है। क्या है? कुछ इसमें अशुद्धि
मौजूद है। अब उस अशुद्धि को हटाना है और इसको एकदम शुद्ध कर लेना है। एकदम क्या करना है? शुद्ध करना है, जिससे हम इसके क्या बना सके? औजार बना सके, गहना बना सके, बर्तन बना सके, जो बनाना है बना सके। एकदम शुद्ध करने के लिए क्या करते थे? उसको शोधते थे। क्या करते थे? तो क्या लास्ट में कहते थे शोधन। क्या करते थे? शोधन कैसे करते थे? तो उसको देते थे करंट। क्या देते थे? करंट बोले तो विद्युत अपघटन। विद्युत यानी जब उसको हम करंट देते थे, यानी जब उसको हम विद्युत अपघटन करते थे तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता था। क्या होता था? शुद्ध होता था। तो 4 प्रोसेस में शुद्ध होता था। तो पता है तुम लोग को? तो आप आज सीखेंगे किसका कैसा शुद्ध करना है। सीखेंगे सोडियम को कैसे शुद्ध करना है, सोडियम को कैसे, फिर सीखेंगे जिंक को कैसे शुद्ध करना है, जिंक को कैसे शुद्ध करना है। उसके बाद फिर सीखेंगे हम पारा को कैसे शुद्ध करना है, और फिर सीखेंगे एल्युमिनियम को कैसे शुद्ध करना है। समझ गया ना? इतना तुम लोग को चैप्टर में दिया हुआ है, इतना सीखेंगे। पहले सीखते हैं क्या? सोडियम। कितना सीखते हैं? पहला सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सोडियम के अयस्क से, सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण, सोडियम का। तो पहले हम सोडियम को निकालना सीखते हैं। सोडियम का निष्कर्षण, सोडियम का जो पीछे वाला पार्ट 4 तक अभी नहीं देखा, पहले पार्ट 4 तक देख ले, क्योंकि अभी हम जितना बोल रहे हैं सब डिवीजन करवाए थे। ठीक है, निष्कर्षण। तो सोडियम के अयस्क से सोडियम का निष्कर्षण, ठीक है ना। तो सोडियम का अयस्क तुम लोग का नाम बताए थे ना, क्या बताए थे? चिली साल्ट पीटर बताए थे। तो सोडियम के कुछ अयस्क है, ठीक है ना। तो सोडियम के पहले हम प्रमुख अयस्क का नाम लिख देते हैं। सोडियम का प्रमुख अयस्क, सोडियम का प्रमुख अयस्क। तो सोडियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सोडियम का प्रमुख अयस्क पहला तुम लोग को बताए थे चिली साल्ट पीटर। क्या बताए थे? चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। दूसरा तुम लोग को क्या बताए थे? दूसरा बताए थे बोरेक्स। क्या बताए थे? बोरेक्स। क्या बताए थे? और जिससे हम सोडियम को प्राप्त करते हैं, अधिकांश हम जिससे सोडियम प्राप्त करते हैं। और तीसरा है क्या? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लो। तो हम लोग जो अभी धातु अति सोडियम जो प्राप्त करेंगे, इसी से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? सोडियम क्लोराइड यानी बोले तो नमक, बोले तो नमक यानी NaCl। अब तुम लोग बता सकते हैं कि सोडियम को हम प्राप्त करें, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। याद है तुम लोग को? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? अब तुम लोग को बताए थे कि सबसे ऊपर में सब क्रियाशीलता के अनुसार अगर हम लिखेंगे, क्रियाशीलता के अनुसार सबसे ऊपर में क्या आता है? पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है लोहा, फिर आता है टीन, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, उसके बाद आता है लेड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है पारा, उसके बाद आता है चांदी, उसके बाद आता है प्लेटिनम, उसके बाद आता है सोना। बताया था तुम लोग को? याद है तुम लोग को? ये वाला याद होना चाहिए कि जिस तरह हमको याद है, ठीक है ना। हम बार बार लिख देते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि तुम लोग को याद हो जाए कि कितना बार लिखे हैं तुम लोग को। 5-6 बार तो लिख चुके होंगे हम, ना लिखे हैं? ये और ये हम आम्ल भस्म में भी बिला लिखे थे 3-4 बार लगा हुआ। तो ये याद हो जाना चाहिए। तो तुम लोग को बताए थे कि ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये 4 गो जो है, इसको सिर्फ करंटवा दे देंगे तो ये अलग हो जाएगा। यानी सिर्फ जैसे उसको करंटवा भिड़ाएंगे तो कहेगा क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। यानी या क्या हो जाएगा? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा सिर्फ करंट देने से। किस क्या देने से? यानी जो ऊपर वाला ये 4 गो है, ये बताया था क्या है? ये है अति क्रियाशील धातु। अति क्रियाशील धातु है। तो अगर इसका अयस्क हमको मिल गया तो क्या करेंगे? इसको सिर्फ करंट देंगे तो सुधर जाएगा, बोलेगा हम ठीक हो जाएंगे। क्या हो? करंट से, सिर्फ करंट के डर से क्या हो जाएगा? ठीक। क्या हो जाएगा? ठीक। फिर जो बीच में है, इसको बताए थे तुम लोग को क्या? इसको बताए थे मध्यम क्रियाशील धातु बताए थे। इसमें बताए थे सबसे ज़्यादा प्रोसेस इसी में करना पड़ता है। तुम लोग कल हम चार्ट बनाए थे ना बताए थे? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, चारों प्रोसेस करना पड़ता है। और जो यहाँ पर है, इसमें क्या करना पड़ता है? ये तो लगभग मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बताया था तुम लोग को धातुओं के साथ मुक्त अवस्था पाया जाता है, पाया जाए। तो इसमें तीनों प्रोसेस करेंगे, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें 4 प्रोसेस करेंगे। तो देखो ये कहाँ पर है? सोडियम कहाँ पर है? अति क्रियाशील धातु है, अति क्रियाशील धातु है ना। तो क्या करेंगे? इसका सिर्फ हम कर देंगे लास्ट वाला प्रोसेस करेंगे। लास्ट प्रोसेस क्या था? चौथा प्रोसेस क्या था? शोधन। क्या था? शोधन में क्या करते थे? तो करंट देते थे। क्या देते थे? करंट नहीं देते थे। यानी इसका सिर्फ हम विद्युत अपघटन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना। चलो पूछता तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? सोडियम का परमाणु संख्या, क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा रहता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। जब 11 परमाणु संख्या है तो 11 प्रोटॉन भी होगा, 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। और दान और ग्रहण क्या करता है? प्रोटॉन का करता है कि इलेक्ट्रॉन का करता है? तो इलेक्ट्रॉन का करता है। चक्कर कौन लगाता है चारों तरफ? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो हम सोडियम को लाइट से अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे? तो सोडियम को लाइट से अलग करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड से जब हम इसको अलग करेंगे तो कोई तो विधि का यूज करेंगे ना।
तो जो विधि का यूज करेंगे उसको बोलते हैं डाउन की विधि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ ध्यान दे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी बोले तो NaCl से, NaCl से सोडियम प्राप्त करने का विधि, सोडियम यानी Na प्राप्त करने की विधि को, प्राप्त करने के विधि को क्या कहते हैं? तो बोलना डाउन की विधि। क्या बोलना है? डाउन की विधि, डाउन की विधि कहते हैं। यानी बोलेगा सोडियम को किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? क्या बोलना है? डाउन की विधि। अब इसको क्या बताए थे? इस अति क्रियाशील धातु है, इसको क्या करेंगे? चारों प्रोसेस करना पड़ेगा शुद्ध करने के लिए। क्या ना इसको सिर्फ करेंगे, लास्ट का प्रोसेस कर देंगे, सिर्फ इसको करंट जैसे देंगे तो छटपटा के अलग हो जाएगा, छटपटा के यानी इसको क्या करेंगे? लास्ट में सिर्फ करेंगे शोधन। क्या करेंगे? शोधन करेंगे। क्या करेंगे? शोधन। तो इस सोडियम क्लोराइड यानी जो NaCl है, इसको जब हम पिघलाएंगे तो जल्दी पिघलेगा ना। कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता था? लगभग 800 कुछ यानी 820 डिग्री सेल्सियस पर क्या था पिघलता है। क्या होता है? तो इतना ताप कहाँ से देंगे? दे पाएंगे? बहुत ज़्यादा ताप है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ताप चाहिए। तो इसको पिघलाने के क्या करते हैं? इसमें मिला देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिला देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जैसे मिलाते हैं तो जल्दी पिघल जाता है। क्या होता है? जल्दी यानी फुसला, इसको क्या करता है? इसको फुसला लेता है, जल्दी पिघला देता है। यानी कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? इसको जल्दी पिघला देगा। क्या करेगा? जल्दी। और जैसे पिघलेगा तो फिर क्या करेंगे? उसमें करंट देंगे। क्या देंगे? यानी हम NaCl को कौन विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? तो NaCl का करेंगे हम शोधन। क्या करेंगे? यानी लास्ट प्रोसेस हम कर रहे हैं शोधन। क्यों कर रहे हैं लास्ट प्रोसेस? क्योंकि अति क्रियाशील धातु, अति क्रियाशील धातु का सिर्फ शोधन करते हैं तो शुद्ध हो जाता है। बताए थे ना? शोधन करिए। शोधन कैसे करते हैं? तो करंट देकर। कैसे करते हैं? करंट देकर शोधन करते हैं। तो विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन, जैसे इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा? ये आगे होता है प्लस यानी धातु होता है, पीछे होता है माइनस यानी अधातु होता है। ये टूट जाएगा किसमें? Na प्लस माइनस प्लस Cl माइनस टूट जाएगा ना, यानी Na प्लस Cl माइनस टूट जाएगा। अब देखें यहाँ पे Na प्लस कहाँ प्राप्त होगा? तो Na प्लस जो है, एगो Na प्लस प्राप्त हुआ है, वो क्या प्राप्त हुआ? Cl माइनस। क्या प्राप्त हुआ? तो Na प्लस जो है मेरा, ये कहाँ प्राप्त होगा? तो प्लस है। तो तुम लोग को बताए थे एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। बताए थे ना? कैथोड क्या होता है मेरा? माइनस। कल तुम लोग को पढ़ाए थे ना अच्छा से। कैथोड मेरा क्या होता है? माइनस। और एनोड मेरा क्या होता है? प्लस होता है। अब बताइए प्लस है तो प्लस वाला किसके पास दौड़ेगा? माइनस वाला के पास दौड़ेगा। तो प्लस वाला प्लस के पास नहीं दौड़ेगा, छोट लग जाएगा ना। तो प्लस वाला कहाँ दौड़ेगा? माइनस के पास। कि बचा लो तो कहाँ दौड़ेगा? कैथोड के पास। कहाँ दौड़ेगा? तो जो सोडियम है, पूछेगा सोडियम कहाँ प्राप्त होगा? तो क्या बोलना है? कैथोड पर। कहाँ प्राप्त होगा? सोडियम में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। प्लस मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, यही हुआ ना। तो सोडियम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो जैसे कैथोड पर पहुंचेगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और कैथोड से क्या करेगा? ले लेगा। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? सोडियम। क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम। समझ तुम लोग का आया? अरे प्लस मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। एक प्लस मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन को जो दान दे दिया उसको ले लेगा, तब ना फिर सोडियम प्राप्त होगा। हो गया ना? क्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन दौड़ के कहाँ पहुंचेगा? तुरंत पहुंचेगा एनोड के पास। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि माइनस में है। क्या है? माइनस में है। तो माइनस है तो खोजेगा किसको? प्लस से खोजेगा तो इसको मिल जाएगा एनोड। क्या मिलेगा? तो ये कहाँ प्राप्त होगा? ये होगा एनोड पर। कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर प्राप्त होगा। अब बताइए माइनस मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा लेके बैठल है, इसका मतलब यही नहीं हुआ। तभी जब इलेक्ट्रॉन पहले से लेके बैठल है ज्यादा, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देंगे तब ना क्लोरीन हमको प्राप्त होगा। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो इधर फिर माइनस इलेक्ट्रॉन जो इधर पट्टी हो जाएगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना? आ जाएगा तो जाएगा इधर पट्टी क्या हो जाएगा? हो जाएगा इधर प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब तुम लोग को पता है कि क्लोरीन जो है, चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या क्लोरीन हो, ये सब हमेशा Cl2 के रूप में रहता है। 2 के रूप में रहता है। बताए थे ना? ऑक्सीजन O2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में। बताए थे ना? किसके रूप में रहेगा? 2 के रूप में। किसके रूप में रहेगा? यहाँ क्लोरीन 2 गो हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 2 गो करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ हम कैथोड पर। कहाँ प्राप्त हुआ? कैथोड पर। कहाँ प्राप्त हुआ? कैथोड पर। ये कहाँ प्राप्त हुआ? एनोड पर। कहाँ प्राप्त हुआ? एनोड पर। कैथोड पर ही प्राप्त हो गया ना। तो सोडियम हमको प्राप्त हो गया। तो सोडियम भी प्राप्त हो गया। इसको फिर हम कांच के निकाल लेंगे तो शुद्ध सोडियम प्राप्त हो गया। तो पता चल गया ना तुम लोगों को कौन सा विधि वाला करते हैं। अब तुम बोले कि यहाँ देखें पानी का हम यूज नहीं किए, सोडियम क्लोराइड के पानी का यूज किए कि ये ना कि हम पानी में इसको घोल दें, उसके बाद इसको करंट पर देंगे तो अलग हो जाएगा। पानी में नहीं घोलेंगे। हम जानते हैं कि पानी में घोलेंगे तो सोडियम तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि सोडियम को पानी में रखने पर क्या होता है? आग लग जाता है। बताया तुम लोग को? नहीं बताए थे?
तो सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। कहाँ रखते हैं? तो बोलेगा कि बता सोडियम को अलग करने के लिए क्या हम पानी का यूज करेंगे? तो पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी का यूज करेंगे तो फिर तो सोडियम जब प्राप्त हो पानी से अभिक्रिया कर लेगा और क्या लग जाएगा? आग। क्या लग जाएगा? इसलिए पानी का यूज नहीं किए, पानी का यूज नहीं किए। सोडियम के समझ गया? सोडियम कैसे अलग किए हैं? जल्दी लिख, उसके ऊपर आएंगे। अब जिंक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं। और जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर। चल देख यहाँ पर अब पढ़ेंगे जस्ता का निष्कर्षण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया, ठीक है ना? 5 नंबर या 6 नंबर में आएगा। तो जस्ता का निष्कर्षण क्या पढ़ेंगे? जस्ता के अयस्क से, जस्ता के अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण, जस्ता का निष्कर्षण यानी जस्ता को हमको निकालना है। यहाँ ध्यान दे, जस्ता कहाँ पर है? यहाँ ध्यान दे, जस्ता कहाँ पर है? और यहाँ ध्यान दे सब, जस्ता कहाँ पर? यहाँ पर है। यहाँ है ना? ये किसमें आता है? मध्यम क्रियाशील धातु में। मध्यम क्रियाशील धातु में यानी जस्ता निकाल रहा है तो सब प्रोसेस करना पड़ेगा। चारों, पहले सांद्रण करना पड़ेगा, फिर धातु ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा, धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर अपकरण करना पड़ेगा, अपकरण करने के बाद फिर शोधन करना पड़ेगा, यानी सभी प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी हम सोडियम किए थे ना, उसमें सिर्फ एक प्रोसेस किए थे। क्या किए थे? लास्ट वाला शोधन। क्या किए थे? कहते उठा अति क्रियाशील धातु। क्या था? अति क्रियाशील धातु। लेकिन जस्ता कहाँ पर है? जस्ता यहाँ पर है मध्यम क्रियाशील धातु में, इसलिए इसमें सभी प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है तुम लोग को? सभी प्रोसेस यानी 4 प्रोसेस करते हैं। पहले सांद्रण करते हैं, सांद्रण के बाद फिर हम धातु ऑक्साइड में बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर उसका अपकरण करते हैं, फिर अपकरण करने के बाद क्या करते हैं? लास्ट में शोध देते हैं, ठीक है? तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। इन करते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं जस्ता का प्रमुख अयस्क कौन कौन है। जस्ता का प्रमुख अयस्क लिखना है यहाँ पर, जस्ता का प्रमुख अयस्क। आंसर दे रहा है, ठीक है ना? तो क्या देखेंगे? लिखेगा तुम लोग को क्वेश्चन इस तरह आएगा कि जस्ता का प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, जस्ता का प्रमुख अयस्क का नाम लिखें तथा उससे जस्ता का निष्कर्षण, उससे जस्ता का निष्कर्षण के क्रियाविधि को लिखें, ठीक है ना? तो हम पहले जस्ता का प्रमुख अयस्क का नाम लिखते हैं। जस्ता का प्रमुख अयस्क, जस्ता बोले तो जिंक, जस्ता बोले तो जिंक, जिंक। तो जिंक का प्रमुख अयस्क, जिंक का प्रमुख अयस्क। तुम्हें बता सकता है कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होगा? जिंक का परमाणु संख्या कितना होगा? इसमें बताया था सोडियम का कितना होता है? 11। कितना होता है? तो जिंक का कितना होगा? जिंक का 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है, ठीक है ना? पहले हम जिंक का प्रमुख अयस्क देखते हैं। पहले तुम लोग क्या बताए थे? पहले बताए थे जिंक ब्लेंड। क्या बताए थे? याद है तुम लोग को? हाँ। ये हम लिखाए थे एक बार और, जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, ZnS। फिर दूसरा है क्या? दूसरा है केलेमाइन। क्या है? केलेमाइन। केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, ZnCO। तीसरा होता है जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2nd नंबर वाला, ठीक है ना? 2nd नंबर वाला क्यों पूछा गया है? देखो इसमें भी जिंक है तो बोल देगा जिंक का अयस्क, ऐसे पता चल रहा है और नाम में इसका जिंक है, तो पूछेगा नहीं? पूछेगा क्योंकि इसका ऐसे पता चल रहा है कि जिंक का अयस्क है। इसका भी नाम में जिंक है, तो जिंक का अयस्क है, लेकिन इसका नाम हम जिंक है क्या? इसलिए पूछता है बताओ केलेमाइन किसका अयस्क है? क्या बोलना है? जिंक का। क्या है? जिंक का, ठीक है ना? अब देखो हम जो निष्कर्षण करेंगे ना, वो करेंगे इससे करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रमुख अयस्क है। क्या है? क्योंकि बताया थे ना कि वैसा अयस्क अच्छा रहता है जिससे हम क्या हो, जिससे कम खर्चा पर ज्यादा धातु निकल जाए। तो ज्यादा अच्छा कौन है? ये दोनों कौन है? तो हम जस्ता का निष्कर्षण करेंगे तो करेंगे जिंक ब्लेंड से, वो करेंगे केलेमाइन से। चलो ये दोनों करके हम दिखाते कैसे से करेंगे, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दे। तो पहले करते हैं जिंक ब्लेंड से। कैसे करते हैं? जिंक ब्लेंड से करते हैं। तुम लोग याद रखना कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना है? जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। जस्ता बोले तो ZN, जस्ता बोले तो ZN, ZN बोले तो जिंक, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। कितना होता है? ये सब याद रखना। जैसे बताया था तुम लोग को ना कि हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 2 होता है, बेरिलियम का 3 होता है, कार्बन का कितना होता है? 4। तो बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन। क्या आता है? बेरिलियम के बाद बोरोन आता है। अरे हाइड्रोजन 1 हुआ, हीलियम 2 हुआ, लिथियम 3 हुआ, बेरिलियम 4 हुआ, बोरोन 5 हुआ, उसके बाद कार्बन 6 हुआ, नाइट्रोजन 7 हुआ, ऑक्सीजन 8 हुआ, फिर ऑक्सीजन के बाद क्या क्या आता है? फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन 9 हुआ, फिर नियोन कितना होता है? 10। कितना होता है? फिर सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है, क्लोरीन 17 होता है, आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है। उसके बाद
पोटेशियम के बाद आता है कौन सी, कैल्शियम। कौन आता है, कैल्शियम होता है 20। कितना होता है, तो तुम लोग को 20 तक एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। 20 तक कितना कंफर्म याद होना चाहिए। 20 के बाद फिर कुछ ऐड करने से लोहा ऐड करना। लोहा कितना होता है, लोहा होता है 26। कितना होता है, लोहा के बाद तुम ऐड करना कॉपर। कॉपर कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, फिर 29 के बाद ऐड करना जिंक। जिंक कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। फिर उसके बाद ऐड कर लेना चांदी का, ऐड कर लेना सोना का, ऐड करना। सोना का होता है 79 होता है, शीशा का 82 होता है। इस प्रकार जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐड कर लेना, लेकिन 20 तक कंफर्म तुम लोग को याद होना चाहिए। समझ गया ना, यहाँ ध्यान दे। तो हम क्या देख रहे हैं, जिंक ब्लेंड से देखेंगे पहले निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो पहले हम लेते हैं जिंक ब्लेंड। क्या लेते हैं, पहले क्या ले रहे हैं, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड के बारे में सुना करेंगे केलेमाइन से निष्कर्षण। तो जिंक ब्लेंड क्या ले रहे हैं, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो बता जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है, जिंक ब्लेंड का सूत्र है ZnS। पहले से क्या करेंगे, पहले से करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे, सांद्रण। सांद्रण के 6 विधि बताए थे। तो 6 विधि में कौन सा विधि यूज किया इसको सांद्रण करने के लिए, 6 विधि बताए थे ना, हाथ से चुन के बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बताए थे। फिर फेन पर्वन विधि बताए थे। फेन पर्वन विधि के बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि बताए थे। चुंबकीय पृथक्करण विधि के बाद गलनिक विधि बताए थे। गलनिक विधि के बाद तुम लोग को बताए थे फिर निच्छालन या लीचिंग बताए थे। तो 6 विधि में से इसको सांद्रण करने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे जिंक ब्लेंड को सांद्रण करने के लिए, जल्दी बताओ। तुम लोग को बताए थे कि सल्फाइड अयस्क को फेन पर्वन विधि द्वारा शुद्ध किया था, बताया था तुम लोग को। बोला क्या, हाँ हम बोलेंगे तो है करेगा तुम लोग, याद है तुम लोग को। यहाँ सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है ना। तो इसको कैसे सांद्रण करेंगे, तो इसको सांद्रण करेंगे फेन पर्वन विधि द्वारा। फेन पर्वन विधि द्वारा तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या करना है, सांद्रण। क्या करना है, ZnS का सांद्रण। ZnS का सांद्रण कैसे करेंगे, तो ZnS का सांद्रण पहला नंबर क्या करना है, सांद्रण करना है। कैसे करेंगे, ZnS का सांद्रण कौन विधि द्वारा, तो फेन पर्वन विधि द्वारा। फेन पर्वन विधि द्वारा करते हैं, विधि द्वारा। अब सांद्रण के बाद दूसरा स्टेप क्या बताए थे, तो दूसरा स्टेप तुम लोग को बताया था क्या, कि सांद्रण हो गया तो अब उसको धातु के ऑक्साइड में बदलो। धातु के ऑक्साइड में बदल दो। तो इसको क्या करेंगे, अब ZnS को क्या करेंगे, ZnS को धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में बदलेंगे ना। तो धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में बदलना, यही करेंगे। धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु को ऑक्साइड में बदलने के 2 विधि, एक भर्जन करो या निस्तापन करो। भर्जन करो या निस्तापन करो। तो होता है भर्जन करके निस्तापन करें ZnS का। ZnS को क्या करें, भर्जन करने के निस्तापन करें, जल्दी बताओ। कैसा करना पड़ेगा, भर्जन। भर्जन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ना है ना, तो ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन को देकर धिपा देना, भर्जन। ऑक्सीजन को बिना दिए धिपाना, निस्तापन बताया था ना। यहाँ करेंगे भर्जन, यानी क्या देंगे, ऑक्सीजन। क्या देंगे, भर्जन करेंगे। जैसे हम करेंगे भर्जन तो क्या होगा, ZN ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेगा, बोलेगा ZNO। क्या होगा, और S और O2 रिएक्शन करेगा तो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा, तो देखो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे, अपकरण। क्या करेंगे, अपकरण। तीसरा प्रोसेस थोड़ा रुक के करेंगे। अब इसको भी बदल लेते हैं धातु ऑक्साइड में, दोनों के साथ कर देंगे। केलेमाइन है ना, इसको भी बदल देते किसमें, इसको भी बदलते किसमें, धातु के ऑक्साइड में। धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं इसको। दोनों के एक साथ क्या कर लेंगे, दोनों कर देंगे एक साथ अपकरण कर देंगे, और दोनों के एक साथ शोध देंगे तो क्या होगा, जिंक प्राप्त हो जाएगा। तो चलो लेते हैं केलेमाइन। क्या लेते हैं, केलेमाइन। तो केलेमाइन से जिस जिंक का निष्कर्षण क्या कर रहे हैं, केलेमाइन। क्या कर रहे हैं, केलेमाइन बोले तो ZnO से जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण। तो बताया इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड में पहले बदलेंगे। केलेमाइन ZnCO3। इसको क्या करेंगे, इसको हम धातु ऑक्साइड में बदलेंगे ना। तो धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए इसको भर्जन करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। निस्तापन करेंगे क्यों, क्योंकि इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन है, CO3 ऑक्सीजन है ना। तो बिना ऑक्सीजन दे ले इसको धिपाना है, यानी गर्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, निस्तापन। क्या करना पड़ेगा, तो हम करते हैं ZnCO3 का क्या करते हैं, निस्तापन। क्या करते हैं, ZnCO3 का करेंगे निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, तो जब अयस्क को हम बिना हवा या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब उसको गर्म करते हैं उसको बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, जैसे निस्तापन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड। और CO3 बदल जाएगा CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जिंक ब्लेंड से हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमको केलेमाइन से धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं उसका अपकरण। अपकरण क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को भगाना है, धातु प्राप्त करना है।
यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भगाएंगे तभी न धातु प्राप्त होगा, तभी न जिंक प्राप्त होगा। अब तीसरा प्रोसेस क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस करते हैं अवकरण। क्या करते हैं, अवकरण। क्या करते हैं, तो तीसरा प्रोसेस करेंगे अवकरण। क्या करेंगे, तो इसका भी अवकरण और इसका भी अवकरण। तो तीसरा प्रोसेस करेंगे ZNO का अवकरण। क्या करेंगे, अवकरण, यही करेंगे ना। तो जब ZNO का अवकरण करेंगे तो पता है इसको इसमें अवकरण करने के लिए हम कार्बन लेते हैं या एल्युमिनियम लेते हैं, बताए थे ना। अवकरण करने के लिए क्या लेते हैं, कार्बन या एल्युमिनियम। तो यहाँ कार्बन लेके एल्युमिनियम ले, तो यहाँ लेंगे कार्बन, क्योंकि एल्युमिनियम दूसरी जगह लेते हैं ना। जब मैग्नीज ऑक्साइड रहता है और जब क्रोमियम ऑक्साइड रहता है तब नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि। क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ लेंगे कार्बन। क्या लेंगे, तो यहाँ पर करेंगे इसका अवकरण, यानी लेना पड़ेगा हमको कार्बन। तो क्या कर रहे हैं, अवकरण। क्या कर रहे हैं, अवकरण लिख दिए ना। जैसे इसका अवकरण करेंगे तो क्या होगा, CRO ये दोनों दोस्ती कर लेगा तो बन जाएगा CO। क्या बन जाएगा, CO बन गया ना। बेचारा जड़न अकेला बच गया, तो अकेले टुकुर टुकुर यहाँ ताकते रहेगा। हो गया जड़न प्राप्त हो गया ना। लेकिन बताए थे जो अभी जो हमको जिंक प्राप्त हुआ है, ये अभी जो जिंक धातु प्राप्त हुआ है ये अभी 100% शुद्ध नहीं है, यानी जितना शुद्ध होना चाहिए उतना शुद्ध ये नहीं है। अब इसमें क्या है, कुछ अशुद्धि मिला हुआ, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट में शोध देंगे। शोधते कैसे किसी को, जल्दी बता। वो आदमी पागल होता तो उसको कैसे शोधते हैं, करंट में देके शोधते हैं। इसको भी शोधना पड़ेगा। चौथा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा। जब किसी धातु को हम शोध देते हैं तो वो होता है 100% शुद्ध हो जाता है। 100% ना होता है, लेकिन 100% के लगभग शुद्ध हो जाता है, समझ गया ना। तो चौथा प्रोसेस क्या करेंगे, शोधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तब करेंगे शोधन। क्या करेंगे, चौथा प्रोसेस क्या करेंगे, अशुद्ध ZNO को, अशुद्ध ZN, क्योंकि यहाँ पर जो ZN प्राप्त हुआ अभी शुद्ध नहीं ना, अभी क्या है, अशुद्ध। क्या है, तो अशुद्ध ZNO को क्या करेंगे, शोधन। शोधन करने पर, शोधन करने पर, अरे गधा क्या ZNO यहाँ पर है ना, यहाँ तो खाली ZNO के ना। अब ZNO भी लिखिए, तो ZN लिख दिया ना। तो अब क्या करेंगे, ZN का शोधन करेंगे। क्या करेंगे, शोधन कैसे करते हैं, तो देते हैं करंट। क्या देते हैं, करंट देते हैं। क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो ZNO का करेंगे शोधन, तो यहाँ देना पड़ेगा क्या, शोधन करने पर। नहीं, शोधन कैसे करेंगे, तो कल तुम लोग को पिक्चर बताए थे हम, थोड़ा याद है तुम लोग को। शोधन करने के लिए एक बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं, ठीक है ना। घर में नहीं करते, फैक्ट्री में तो बराबर वहाँ पर आता है, क्या रहता है, टब रहता है, यानी बराबर टंकी रहता है, ठीक है ना। और हम बता दें तुम लोग को, जब शोधन करेंगे तो जो धातु का हम शोधन करेंगे उसी का सल्फेट रहेंगे, उसी का सल्फेट। जिंक का शोधन कर रहे हैं तो लेंगे घोल के रूप में लेंगे जिंक सल्फेट। क्या लेंगे, जिंक सल्फेट। कॉपर का शुद्ध कर रहे हैं तो घोल के रूप में लेंगे कॉपर सल्फेट। क्या लेंगे, लोहा को शुद्ध कर रहे हैं तो घोल के रूप में लेंगे फेरस सल्फेट। क्या लेंगे, यानी जो धातु को हम शुद्ध करेंगे उसी का घोल लेंगे, उसी का घोल लेंगे। तो बताए यहाँ किसको हम शुद्ध कर रहे हैं, जिंक को शुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो घोल लेंगे, जो हम घोल लेंगे वो किसका घोल रहेगा, जिंक सल्फेट का। किसका घोल रहेगा, ये घोल रहेगा किसका, ZnSO4 का घोल रहेगा। आई घोल जो होता है इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, जो घोल होता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो अशुद्ध धातु है, तुमने कल बताया थे ना, जो अशुद्ध धातु उसको बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड। तो जो अशुद्ध धातु है, यानी अशुद्ध जो जेड है ना मेरा, उसको क्या बनाएंगे, एनोड। एनोड क्या बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये मेरा क्या है, यह अशुद्ध जेड है, अशुद्ध। अब ये शुद्ध नहीं ना, तो अशुद्ध जड़ है ना, उसको क्या बनाएंगे, उसको बनाएंगे एनोड। क्या बनाएंगे, इसको बना दिए एनोड। क्या बना दिए, एनोड होता है मेरा प्लस, तुमको पता है ना। और एगो लेते हैं शुद्ध, एगो शुद्ध धातु लेते हैं किसका, जिसको शुद्ध करा उसी का। तो एगो लेंगे शुद्ध धातु लेंगे जिंक का, ठीक है ना, उसको बनाएंगे माइनस, यानी बोले तो कैथोड। क्या बोले बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे ना। और जैसे इसमें करंट देंगे तो जड़ है ना, इससे क्या होगा, टूट जाएगा, आगे प्लस में और पीछे माइनस में टूट जाएगा। अब जैसे करंट देंगे ना तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अशुद्ध जिंक है, यहाँ से क्या अशुद्ध जिंक है ना, यहाँ से जिंक टूटेगा, यहाँ से जिंक टूटेगा, कहाँ पे आएगा, घोल में आएगा। कहाँ पर आएगा, घोल में आएगा। और घोल में आएगा, फिर घोल से फिर जितना यहाँ से टूट के घोल में आया उतना फिर यहाँ से घोल में क्या है, जड़न पहले से, घोल में जड़न पहले से ना है, जड़न प्लस से सल्फर माइनस, तो घोल में जड़न प्लस से है ना। तो जितना जिंक इसमें आएगा घोल में मिलेगा, उतना जिंक दौड़ के कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर। कहाँ चल जाएगा, फिर जितना इसी प्रकार लगातार क्या होगा, यहाँ से जिंक टूटेगा, जो अशुद्ध जिंक है यहाँ से लगातार टूटेगा, घोल में मिल जाएगा। और घोल में मिलने के बाद फिर क्या होगा, जितना जिंक घोल में मिल रहा उतना जिंक क्या होगा, घोल से इसमें चल जाएगा। इसी तरह जाते 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 पूरा गल जाएगा और सब कहाँ के लटक जाएगा, कैथोड पर। कहाँ जाकर लटक जाएगा, कैथोड पर लटक जाएगा। जो कैथोड पर प्राप्त होगा क्या होगा शुद्ध। क्या होगा, शुद्ध होगा। अब बताइए, इसमें अशुद्धि भी था ना, तो अशुद्धि क्या होता है, अशुद्धि होता है नीचे बढ़ जाता है। अशुद्धि क्या होता है, अशुद्धि जो न घुलने वाला है कहाँ बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। और जो घुलने वाला है कहाँ, वो बिलियन में घुल जाएगा।
बिल्ले में नहीं घुल जाएगा। तो जो नहीं घुलने वाला नीचे बैठ जाएगा, तो जो अशुद्धि नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं मड। क्या बोलते हैं? मड। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मड किसे कहते हैं? तो वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो अशुद्धि बिलियन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं? मड कहते हैं। क्या कहते हैं? मड कहते हैं। समझ आ गया? इस प्रकार हमको क्या होता है, कैथोड पर जो है, कैथोड पर बहुत सारा जिंक लटक जाता है और हमें शुद्ध जिंक प्राप्त होता है, शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। समझ गया ना? तो वैद्युत अपघटन करने पर आप लिख देना लास्ट में क्या, चौथा प्रोसेस क्या लिखना है, क्या शुद्ध जेड एन को शोधन करने पर, शोधन कैसे करते हैं? शोधन करने पर विद्युत अपघटन के द्वारा, शोधन विद्युत अपघटन के द्वारा शोधन विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा करने पर शुद्ध जिंक, शुद्ध जेड एन बोले तो जिंक, शुद्ध जिंक के लिख देते हैं, शुद्ध जिंक बोले तो जेड या जिंक बोले तो जस्ता भी। तो शुद्ध जिंक कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर। कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड। शुद्ध जिंक कैथोड पर प्राप्त होता है, कैथोड पर प्राप्त होता है। निष्कर्षण कर लिए ना? यही करना था हमको, निष्कर्षण करना था। निष्कर्षण हो गया। तो खाली इतना लिख तुम लोग, लास्ट में वो पिक्चर ही बना लेना, ठीक है ना? ये पिक्चर क्या करना है? बना लेना, खाली इतना लिख। अब तुम लोग अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं किया हो जाए सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर, ठीक है ना? जल्दी तुम लोग लिख रहे। अब देख, आप पढ़ेंगे अब एल्युमिनियम का निष्कर्षण, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। बहुत बार पूछा गया एल्युमिनियम का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण भी पूछा गया, लेकिन सब ठीक है ना? जिंक का निष्कर्षण भी इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ेंगे? एल्युमिनियम का निष्कर्षण क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन लिखना है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम लिखे। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम। क्वेश्चन इसी तरह आएगा, जिस तरह हम लिख रहे हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम लिखे। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे तथा उससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण की क्रियाविधि को लिखे। यानी एल्युमिनियम का कैसे निष्कर्षण करेगा उसको लिखना, तथा उससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण का क्रियाविधि को लिखें। यानी जो प्रोसेस करेंगे वो लिखना है, क्रियाविधि को लिखें। समझ आ गया ना? पहले तुम लोग बता दो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। याद है ना? एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। पहले हम लिखते हैं, क्या पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, तो लिखते हैं एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, ठीक है ना? अब क्या दे रहा हूँ उत्तर? क्या दे रहा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम लिख रहा है, ठीक है? पहला क्या होता है? सबसे प्रमुख जो अयस्क है एल्युमिनियम का वो है बॉक्साइट। क्या है? पूछेगा एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या है? और एल्युमिनियम का जब भी निष्कर्षण करता है तो बॉक्साइट से ही किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट से निष्कर्षण करने पर कम खर्चा लगता है और ज़्यादा धातु प्राप्त हो जाता है और अच्छा क्वालिटी का धातु प्राप्त होता है, अच्छा क्वालिटी का एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट नाम याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बताओ कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? क्या बोलना है? एल्युमिनियम का। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना? सबसे पहला क्या है? बॉक्साइट। क्या है? सबसे पहला क्या है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। दूसरा क्या है? दूसरा है कोरंडम। और तीसरा क्या है? तीसरा है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। ये सब याद हो चाहे ना हो, ये दोनों का सूत्र याद हो या ना हो, लेकिन इसका याद रखना। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। यानी जल का कितना अणु? 2 अणु। जल का कितना अणु? 2 अणु। तुम्हें पढ़ाए थे ना? इसको क्या बोलते हैं? जल का अणु रहता है उसको बोलते हैं रवाकरण का जल। तुम्हें पढ़ाए थे? हम लोग भाषण में पढ़ाए थे। अच्छा, तुम लोग को बताया था क्या? धोने वाला सोडा का सूत्र क्या बताए थे? Na2CO3। जल का कितना अणु? जल का 10 अणु से बताए थे, याद है? कोरंडम का सूत्र क्या होगा? कोरंडम का सूत्र होगा Al2O3। आना बोल देना कि Al2O3 यहाँ भी है, Al2O3 यहाँ भी है, तो दोनों सेम है। दोनों सेम ना है, दोनों में लाख आसमान जमीन का फर्क है। ये बहुत अच्छा है तो बहुत घटिया है। समझ आ गया ना? क्रायोलाइट जैसे नामा दो आदमी सेम होता है, तो दोनों नाम सेम होता है कि दोनों का गुण नाम सेम होता है। एगो अच्छा भी होता है, एगो बदमाश हो सकता है, एगो लेल भी हो सकता है, एगो गधा भी हो सकता है, ना हो सकता है। हाँ, तो नाम सेम होने से नहीं लगे कि दोनों सेम ही होगा। उस प्रकार यहाँ पर देखो सेम हो जाने बने से सेम रहेगा। यहाँ ध्यान दे, क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। क्या होता है? Na3AlF6। ये क्या है? क्रायोलाइट का। किसका है?
तो ये दोनों याद हो चाहे ना हो सूत्र, लेकिन इसका याद होना चाहिए, समझ गया ना। अब बता, तुमने पूछा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो क्या लिखना है? बॉक्साइट। क्या लिखना है? बॉक्साइट इसका सबसे प्रमुख अयस्क है। क्या है? तो लिखना है आप क्या, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, क्या लिखना है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क। सूत्र क्या है इसका? तो Al2O3 × 2H2, यही है ना। और जैसे इसको गर्म करेंगे तो जल क्या आ जाएगा? भाग जाएगा, जल ना आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या? जल योजित बोलते हैं ना, तुमने पढ़ाए थे ना। तो जैसे इसको गर्म करेंगे जल भाग जाएगा। तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। यानी पूछेगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, क्या लिखना है? बॉक्साइट अयस्क। किससे किया जाता है? अब बता, निष्कर्षण के लिए 4 विधि यूज करते हैं। पहले करते हैं अयस्क का सांद्रण, क्या करते हैं? इसका सांद्रण करते हैं, फिर करते हैं उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर करते हैं अपकरण करते हैं, और फिर करते हैं लास्ट में शोधन करते हैं ना। तो पहले से क्या करेंगे? पहले इसको करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? तो सांद्रण का 6 विधि में से कौन सा विधि यूज करेंगे? तुमने बताया जल्दी, तुम लोग को लिखवाए थे कि एल्युमिनियम अयस्क का सांद्रण, तुम लोग को देखे यहाँ पे निच्छालन में लिखाए थे, उसमें कर ले भी है गदा कहीं का लिखाए थे ना। तो एल्युमिनियम अयस्क का सांद्रण निच्छारण विधि द्वारा किया जाता है। कौन विधि द्वारा किया जाता है? निच्छारण विधि द्वारा। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे हम सांद्रण। पहला क्या करेंगे? सांद्रण। सांद्रण को विधि द्वारा करेंगे तो करेंगे निच्छारण विधि द्वारा। तो लिखना है कि बॉक्साइट का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण कुछ नहीं याद तुम लोग को होता है। बॉक्साइट का सांद्रण निच्छालन विधि द्वारा करते हैं, निच्छालन विधि द्वारा करते हैं। कर लेंगे निच्छालन विधि द्वारा सांद्रण। अब दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे? अब इसको बदलेंगे किसमें? इसको बदलेंगे धातु के ऑक्साइड में। धातु के ऑक्साइड में बदलने से पहले इसमें जो है बहुत ताम झाम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा इस कठिन है, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? दूसरा करेंगे धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में इसको बदलेंगे, धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। अब यहाँ धातु ऑक्साइड में बदलने पहले हम क्या करें? जल को उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? Al2O3। अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ जल जैसे उड़ा दिए तो ये Al2O3 क्या हो गया? ये धातु ऑक्साइड में बदल गया, लेकिन ये बदल गया धातु ऑक्साइड में ये नहीं बदला है, ये बदल गया, लेकिन ये वाला अभी बहुत अलग है, इसमें बहुत सारा अशुद्धि है, समझ रहा है ना। इसको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो बहुत सारा शुद्ध हो जाएगा। यानी इस सूत्र में होगा, लास्ट में आएगा Al2O3 आएगा। यहाँ पर अभी हम लिख रहे हैं Al2O3। तो ये है बॉक्साइड का और यह है एल्यूमिना, यानी बॉक्साइड का सूत्र भी यही हो गया। क्या हो गया? Al2O3 और एल्यूमिना का भी सूत्र भी क्या हो गया? यही हो गया। यानी सूत्रवा दोनों के सेम है, सूत्रवा दोनों क्या है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन में फर्क है ना। बताए थे नामा दोनों से, नाम आदमी दो सेम रहता है ना, लेकिन दोनों में फर्क नहीं रहता है। उस प्रकार बॉक्साइड का भी सूत्र क्या है? Al2O3 है, खाली जल के 2 अणु है। और एल्यूमिना का भी सूत्र क्या है? Al2O3 है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। तो अभी हम Al2O3 यानी बॉक्साइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बॉक्साइट ले रहे हैं, उसको बदलना है एल्यूमिना में, यानी Al2O3 में बदलना है, लेकिन उसको बोलेंगे एल्यूमिना। क्या बोलेंगे? एल्यूमिना। इसमें बदलने के लिए बहुत ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता है? तो बॉक्साइट सांद्रित बॉक्साइट को देख यहाँ पर, सांद्रित बॉक्साइट यानी सांद्रण कर निच्छालन विधि द्वारा सांद्रण कर दिया। तो सांद्रित बॉक्साइट को चूना के साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर? चूना के साथ मिलाकर सोडियम कार्बोनेट चूना के साथ मिलाकर सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, या सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, यानी गर्म करेंगे किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सब यहाँ ध्यान दे, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो लिख दिए ना। तो जो लिखे हैं उसको आप समीकरण में लिखा, किसमें लिखाएंगे? रासायनिक समीकरण में। पहले क्या बोले थे? पहले हम लिए थे बॉक्साइड। क्या लिए थे? यानी क्या लिए थे? Al2O3 यही लिए थे ना। इसमें क्या मिला दिए? इसमें चूना मिलाए थे और मिला दिए फिर क्या? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं Na2CO3 मिला दिए ना। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त हुआ? हमको क्या प्राप्त हुआ? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ।
सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaAlO3, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र। क्या होता है? NaL2O3, NaL2O3 सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो गया ना। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील। अब यहाँ ने बोल देना कि तुम लोग की किताब में यहाँ 2 लिखा है, तो तुम लोग को बताए थे, चैप्टर 1 ने बताए थे ना, संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करके लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत ना है, संतुलित तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? या संतुलित नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन संतुलित यहाँ पर 2 जो आएगा वो संतुलित करने बाद आएगा, ठीक है ना। तो सोडियम एल्यूमिनेट हो गया ना। ये क्या होता है? जल में घुलनशील। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में जब घुलनशील है तो इसको जल में घोल देंगे। जैसे जल में घुलेंगे तो जल में तो घुल जाएगा ही, उसका जो अशुद्धि इसमें मिला हुआ जल में नहीं घुलेगा तो क्या होगा? तो अशुद्धि छतना जाएगा। और जो जल में घुला, ये घुलनशील है, जल में जैसे चीनी क्या है? पानी में घुलनशील है। अरे चीनी क्या है? जल में घुलनशील ना है। तो चीनी मान लो कि चीनी मिल गया, तुम्हारा क्या मिल गया? बालू कंकड़ मिल गया ना। तो क्या करेंगे? चीनी को जैसे पानी में डालेंगे तो चीनी तो घुल जाएगा, और जो बालू कंकड़ है उसका क्या होगा? छतना जाएगा, जो है वो अलग ना हो जाएगा। तो फिर इसको छाक लेंगे तो क्या होगा? चीनी पानी एक साथ हो जाएगा, अशुद्धि सब एक साथ हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या है? जल में घुल जाएगा। इसमें जो अशुद्धि मिला है वो क्या होगा? वो अलग से छतना जाएगा या नीचे बढ़ जाएगा, तो उसको अलग कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसको जल में घोल देंगे। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। अब NaAl2O3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोलने पर, जल में क्यों घोले? क्योंकि जल में घुलनशील है। जल में घोलने पर अशुद्धि, जल में घोलने पर NaAl2O3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। 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 फिर इन्हें छान कर इसमें जो अशुद्धि उसको क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिर इन्हें छान कर इससे अशुद्धि को अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते दिए ना। अब इतना तो कर दिए। अभी धातु ऑक्साइड में नहीं बदला है। अभी तो यही है। अभी क्या है? NaAl2O3 है। यानी अभी मेरे पास क्या है? अभी मेरे पास NaAl2O3 सोडियम एल्यूमिनेट है, लेकिन किसमें घुला हुआ है? ये घुला हुआ है जल में। किसमें घुला हुआ है? तो पानी में चीनी घुला हुआ है ना, तो उसे अशुद्धि को अलग कर दिया। पानी चीनी तो एक के साथ मिलल है ना। तो सोडियम एल्यूमिनेट और मान लो चीनी है, और ये क्या है? पानी। क्या है? ये दोनों एक साथ है। लेकिन अभी इसको बदलना है धातु ऑक्साइड में। किसमें बदलना है? धातु के ऑक्साइड में। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए अभी देखिए यहाँ पर बहुत तामझाम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें मिला देते हैं CO2। क्या मिला देते हैं? CO2। क्या मिला देंगे? CO2। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है, यानी जो सोडियम एल्यूमिनेट है, यहाँ लिखेंगे NaAl2O3 के द्रव इसमें पानी मिला है ना, तो द्रव लिख दिया। द्रव को या बिलियन को लिख देते हैं डायरेक्ट। बिलियन मतलब ये क्या होता है? शरबत क्या है? बिलियन। क्या है? बिलियन को 50 से 60 डिग्री गर्म करना है। कितना का डिग्री गर्म करना है? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर क्या मिला देते हैं? तो उसमें मिला देते हैं CO2। क्या मिला देते हैं? CO2। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर CO2 मिलाने पर CO2 मिलाने पर इसमें क्या मिला दिया? CO2। क्या मिला दिया? CO2 मिलाने पर ये जो है ना, ये इसमें जब CO2 जैसे मिलाएंगे तो बदल जाएगा सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। कैसे बदल जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। कैसे बदल जाएगा? CO2 मिलाने पर यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? ALOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप समझता है ना? जो नीचे बढ़ जाता है उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? तो लोग पढ़ाए थे ना, चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना, अवक्षेपण विक्रिया पढ़ाए थे। तो जब नीचे बढ़ जाता था ठोस के रूप में क्या बोलते थे? अवक्षेप। क्या बोले थे? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH3 के अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाता है। नीचे बढ़ गया ना। अब नीचे बढ़ गया तो ऊपर से क्या करेंगे? पानी को फंसा देंगे, तो नीचे अभी बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? फिर ALOH3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या करेंगे? छान लेंगे, यानी पानी को अलग कर देंगे। जो नीचे बढ़ गया उसको अलग कर देंगे। तो क्या करेंगे? फिर इसको छानना है। क्या करना है? अरे बहुत अभी क्या करेंगे? फिर अब हम क्या करेंगे? ALOH3 को तो यहाँ ले देते हैं, ठीक है ना।
AlOH3, क्या बोल रहे हैं हम? AlOH3 को छानकर AOH3 को छानकर सुखा लेते हैं, लिख देना। अब क्या करते हैं, तो अब AlOH3 को छानकर सुखा लेते हैं। कैसे छाने? तो नीचे बैठ गया था, पानी को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। तो AlOH3 को छानकर क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं? गरम करते हैं। गरम क्यों करते हैं? क्योंकि गरम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसका निस्तापन। क्या करना पड़ेगा? निस्तापन क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन हवे करता है, निस्तापन करेंगे। तो उसके बाद इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। यानी Al2O3 प्राप्त होता है। इतना प्राप्त हो गया। और देखो क्या प्राप्त हो गया? हमको प्राप्त हो गया क्या? तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना प्राप्त हो गया? धातु ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना। ये जो Al2O3 इसको बॉक्साइट ना बोलेंगे। यहाँ भी देखो Al2O3 था, लेकिन ये क्या था? ये बॉक्साइट था। क्या था ये? बॉक्साइट। लेकिन जब मेरा Al2O3 प्राप्त हुआ, ये क्या है? एलुमिना है। क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एलुमिना। क्या बोलेंगे? एलुमिना। तो इसमें सुतरवा सेम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। समझ आ रहा है ना? तो अब जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो क्या है? एलुमिना। क्या है? धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर अपकरण नहीं करेंगे। यहाँ पर अपकरण तीसरा प्रोसेस क्या करते हैं? तीसरा प्रोसेस अपकरण करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अपकरण नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दाट कर देंगे। क्या? शोधन। क्या कर देंगे? तो अब करेंगे शोधन। क्या करेंगे? जैसे हम इसको शोधन करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? करंट देना पड़ेगा। जैसे करंट देंगे तो एल्युमिनियम क्या है? धातु। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो प्लस है, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, यानी माइनस है। तो ये प्लस से कहाँ प्राप्त होगा? ये हो जाएगा प्राप्त कहाँ? कैथोड पर। कहाँ प्राप्त होगा? तो लिखना है लास्ट प्रोसेस क्या लिखना है? चौथा प्रोसेस क्या लिखना है लास्ट में? कि अब एल्युमिना यानी Al2O3 को शोधन करने पर एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। कैथोड पर प्राप्त हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होता है। क्योंकि ऑक्सीजन माइनस से कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। समझ आ गया? तो लिखना है, चलो लिखा देंगे हम। पहले इतना तुम लिख लो जल्दी कर। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, सोडियम एल्यूमिनेट में यहाँ पर 2 नहीं होगा, 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ भी कर ले, यहाँ पर 2 होगा और कहीं। ये सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है? NaAlO2। क्या होता है? NaAlO2। अब तो कहीं ना, चलो जल्दी लिखो। चलो आगे देखो क्या लिखे हैं। अब क्या करते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को छान कर सुखा लेते हैं। उसके बाद उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? Al2O3 यानी एल्युमिना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो जो लिखा है उसको समीकरण में लिख रहे हैं हम। क्या किस में लिख रहे हैं? समीकरण में यही लिखा है ना। तो क्या किए थे? AlOH3 इसको छान कर क्या किया? सुखा लिए। इसको किए गर्म। क्या किए? गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। तो गर्म जैसे कि निस्तापन किए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। जैसे गर्म किए तो क्या प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ Al2O3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलुमिना। क्या बोलते हैं? एलुमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुमिना। अब इसको क्या करेंगे? ऐसा करेंगे अब हम शोधन। क्या करेंगे? तो अगला प्रोसेस करेंगे शोधन। क्या करेंगे? यानी Al2O3 का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन मतलब शोधन, यही होता है। विद्युत अपघटन यानी शोधन। लिख देते डायरेक्ट यहाँ शोधन। क्या कर रहे हैं? शोधन। क्या कर रहे हैं? शोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Al2O3 का विद्युत अपघटन करने पर, जब विद्युत अपघटन करेंगे इसका, यानी वही करेंगे। यहाँ पर एगो लेंगे, टब बना लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर एगो क्या ले लेंगे? एगो ले लेंगे जिंक। क्या ले लेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक परत ले लेंगे या Al2O3 इसमें डाल देंगे। एगो ले लेंगे एनोड। क्या ले लेंगे? एनोड। क्या ले लेंगे? कैथोड। क्या ले लेंगे? कैथोड ले लेंगे। ले लिए ना। एनोड क्या है मेरा? प्लस है। कैथोड मेरा क्या है? माइनस है। Al2O3 को गर्म जब करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। क्या? एल्युमिनियम प्लस में, एल्युमिनियम ऑक्सीजन माइनस में टूट जाएगा ना। अब बताइए एल्युमिनियम कहाँ जाएगा? एल्युमिनियम जाएगा प्लस में है, ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर। कहाँ जाएगा? कैथोड पर नहीं जाएगा। एल्युमिनियम प्लस है, प्लस कहाँ जाएगा? दौड़ के माइनस पर जाएगा, यानी कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा। कैथोड पर क्या हो जाएगा? जाके जमा हो जाएगा। और ऑक्सीजन माइनस से कहाँ जाके जमा हो जाएगा? एनोड पर। कहाँ जाके जमा होगा? एनोड पर। तो हमको एल्युमिनियम प्राप्त हो गया ना। एल्युमिनियम ऑक्सीजन साला होकर यहाँ पर कैथोड पर प्राप्त हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? यानी शोधन करते हैं, यानी Al2O3 का विद्युत अपघटन करने पर, एल्युमिनियम धातु कैथोड पर तथा ऑक्सीजन बोले तो O2
एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बॉक्साइट यानी Al2O3 से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। कर दिए निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, हो गया, निष्कर्षण करते हैं। सुनाया तुम लोग? एक और बच्चा है पारा वाला, चलो पारा वाला बता देते हैं। यहाँ ध्यान दे, कुछ तुम लोग को बोलेगा कि बताओ पारा बोले तो मरकरी, पारा बोले तो मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? यानी तुम लोग को बोलेगा कि बताओ कि अब तुम लोग को बताया था कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन है? पारा। कौन है? पारा। एकमात्र वो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो क्या बताया? ब्रोमीन। क्या बताया? ब्रोमीन। तो यहाँ लिख रहा है पारा के अयस्क से पारा बोले तो मरकरी, पारा बोले तो मरकरी ना समझ लेना, जो हम ट्यूबलाइट जलाते हैं वो मरकरी ना समझ लेना, ठीक है ना? ठीक है ना? मरकरी यानी जो थर्मामीटर में ना होता है चमकता है, तो मरकरी को प्राप्त करें। क्या करेंगे? देखा पहले इसका लिखेंगे अयस्क। क्या लिखेंगे? अयस्क। तो पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा के अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। इस तरह क्वेश्चन पूछा है कि सिनेबार किसका अयस्क है? क्या बोलना है? पारा का। किसका है? पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। क्या है? सिनेबार बोले तो सूत्र होता है HGS। क्या होता है? HGS। अब बता क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले करते हैं सांद्रण करेंगे। सांद्रण के बाद क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, न बदलेंगे? और धातु ऑक्साइड के बदलने के बाद क्या करेंगे? उसका करेंगे अवकरण। क्या करेंगे? अवकरण। इसका सिर्फ अवकरण नहीं करेंगे तो सुधर जाएगा, यानी शुद्ध हमको पारा प्राप्त हो जाएगा। इसको हमको क्या नहीं कर रहा है, इसको हमको शोधन नहीं करना है। कहाँ तक करेंगे? 3 स्टेप करेंगे। पहले करेंगे सांद्रण, फिर कर देंगे धातु ऑक्साइड में बदल देंगे, फिर क्या करेंगे? अवकरण करेंगे। इसको शोधन करने की जरूरत ना है, शुद्ध हमको प्राप्त हो जाएगा। समझ गया ना? इसके पहले करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? तो सांद्रण कौन विधि से करेंगे? पहले हम करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? तो सांद्रण कौन विधि से करेंगे? जल्दी बताओ। यहाँ सल्फाइड है इसके, कौन है इसका? सल्फाइड है इसका सांद्रण कौन विधि द्वारा करते हैं? फैन पलवन विधि द्वारा। याद है तुम लोग को? फैन पलवन विधि, तो इसका सांद्रण करते हैं। फैन पलवन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। फैन पलवन विधि द्वारा सांद्रण, यानी उसमें जितना कचरा था वो बाहर निकाल दिए। फैन पलवन विधि द्वारा सांद्रण किए। क्या किए? सांद्रण करते हैं। सांद्रण कर लिए ना? अब इसको किसमें बदलेंगे? धातु ऑक्साइड में। किसमें बदलेंगे? दूसरा स्टेप करना है, धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे? बदलेंगे। तो क्या करेंगे? धातु ऑक्साइड में बदलने क्या करेंगे? इसका भर्जन करेंगे कि निस्तापन करेंगे? जल्दी बताओ। इसका भर्जन करेंगे कि निस्तापन करेंगे? जल्दी बताओ। भर्जन के निस्तापन। यहाँ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का देना क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा HGO और क्या हो जाएगा? SO2। भर्जन कर दिया ना? धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना? अब ऐसा क्या करेंगे? अब ऑक्साइड को भगाना है, ऑक्सीजन को भगाना है और पारा प्राप्त कर लेना है। अब करेंगे अवकरण। क्या करेंगे? अवकरण करेंगे। तीसरा स्टेप क्या करेंगे? अवकरण। क्या करेंगे? अवकरण। तो अवकरण कैसे करते हैं? अवकरण करते हैं या तो कार्बन द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा। तो बता इसका अवकरण किसके द्वारा करें? कार्बन से करेंगे, एल्युमिनियम का करें? कार्बन से करेंगे। एल्युमिनियम के द्वारा कैसे अवकरण करते थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर HGO है ना, तो कार्बन के द्वारा क्या करेंगे? क्या करेंगे? HGO यानी HGO को हम कार्बन देंगे, यानी कर रहे हैं अवकरण। क्या कर रहे हैं? अवकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अवकरण जैसे करेंगे तो Hg हमको प्राप्त हो जाएगा और ये CO दोस्ती कर ले, हो जाएगा CO। क्या जाएगा? अब यहाँ पे इसको शोधन करने की जरूरत ना है, इसको शोधन करने की जरूरत यानी पारा जो है यानी इसको शोधन कर बिना शोधन कर ले, क्या हुआ? ये शुद्ध हो गया। क्या हो गया? जब कोई ना सुधरता था उसको हम करंट दे देते हैं, इसको बिना करंट दे दे क्या हो गया? शुद्ध। क्या हो गया? शोधन करेंगे क्या? इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होता है? इस प्रकार हमें पारा क्या प्राप्त होता है? पारा बोले तो मरकरी बोले तो Hg प्राप्त होता है। सुना क्या तुम लोग को? तो पारा का निष्कर्षण काफी इजी था, नहीं था? बहुत छोटा सा लिखना था, खाली लिखा। एल्युमिनियम का हो गया, पारा का हो गया। अब पढ़ाएंगे हम धातु का संक्षारण। चल ध्यान दे, पढ़ेगा हम धातुओं का संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं का संक्षारण। मतलब धातु का जो है नष्ट होना।
धातु का क्षय होना, धातु का क्षय बोले तो नष्ट होना, क्षय बोले तो धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कैसे होता है? तो धातु में जंग लग जाता है तो क्या होता है? संक्षारण ना होता है। हाँ। जंग लगने पर क्या होता है? ऊपरी परत उसका ऊपरी परत समाप्त हो जाता है। हाँ। उसका देखा तो लोहा में जंग लगता है ना, हाँ। उसको पटकेगा तो ऊपरा वाला परत जो टूट के अलग हो जाएगा ना, टूट के अलग, हाँ। उसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण तो का जंग लगता है कैसे? जंग लगता है कैसे? धातु का संक्षारण कैसे होता है? तो यहाँ ध्यान दे, तो धातु का ऊपरी परत, धातु का संक्षारण कैसे कहते हैं? तो बोलना है धातु का ऊपरी परत, धातु का ऊपरी परत। हवा में हवा में क्या है? तो हवा का ऑक्सीजन CO2, हवा का ऑक्सीजन CO2 CO2, जलवाष्प, हवा में जलवाष्प ना होता है? हाँ। तो जलवाष्प SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। यानी धातु का ऊपरी परत हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, CO2 है, जलवाष्प है, SO2 है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और बहुत ज्यादा चीज है जो उतना कौन नाम लिखा रहता है? आदि लिख दिए। क्या लिख दिए? आदि द्वारा धातु का क्षय होना यानी धातु का नष्ट होना, धातु का नष्ट हो जाना, धातु का क्षय होना, धातु का क्षय होना क्या कहलाता है? तो धातु का संक्षारण कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। समझ तुम लोग आया? संक्षारण कहलाता है। जैसे तुम लोग लोहा को काफी अच्छा देखा है, लोहा में क्या होता है? लोहा में जैसे तुम्हें पानी मिल जाएगा, हाँ। तो पानी यानी थोड़ा पानी की मात्रा मिल जाएगा, नमी का मात्रा मिल जाएगा, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। ऑक्सीजन से क्या करेगा? और लोहा में क्या लगता है? जंग। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। नहीं, लोहा को क्या मिलेगा? तो लोहा में जंग तभी लगेगा जब उसको क्या मिल जाए? नमी। क्या मिल जाए? नमी बोले तो पानी मिल जाए। क्या मिल जाए? थोड़ा सा भी पानी मिल गया और मिल जाए ऑक्सीजन। क्या मिल जाए? ऑक्सीजन कहाँ पर है? ऑक्सीजन हवा में है। तो जब ये दोनों मिलेगा तब यही नहीं खाली ऑक्सीजन मिल गया तो जंग लग जाएगा, ऐसा ना है। यानी खाली पानी में रख देंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देंगे तभी जंग नहीं लगेगा। लोहा को पानी में कितना टाइम तक लग दे और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देना है, यानी हवा वहाँ पे पहुँचे ना है, यानी हवा को सब निकाल देना है, ठीक है ना, पाइप से खींचकर, और वहाँ पर लोहा को कितनों दिन तक रख देंगे, पानी में जंग नहीं लगेगा। जंग कब लगता है? जब ये दोनों साथ ही आ जाए, यानी पानी भी मिल जाए और ऑक्सीजन भी मिल जाए, तब दोनों मिल के क्या कर देगा? लोहा को नोच के खा जाएगा, यानी क्या लग जाएगा? जंग। क्या लग जाएगा? तो लोहा में लग जाता है जंग। क्या लगता है लोहा में? यानी लोहा में जंग लगने के लिए हमको ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए, तब तो क्या लग गया? लोहा में जंग। अच्छा, जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। अब तुम लोग बता, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? जल्दी बता। बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? अरे बंदा कहेगा बढ़ जाए। जंग लगने पर क्या होता है? लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? कैसे? कारण उसके लोहा के सतह पर क्या होगा? बहुत सी जाकर लटक नहीं जाता है। हाँ। अच्छा, तुम मान लो कि तुम कीचड़ में हल गया, कीचड़ में हल गया ना, अब कीचड़ से बाहर निकलेगा तो तुम्हारा भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कीचड़वा तुम्हारा लटक गया शरीरवा में तो भार बढ़ जाएगा। हाँ, जब कीचड़वा को छोड़ा देंगे तब क्या होगा? फिर घट जाएगा, नहीं घटेगा। उसी प्रकार जब जंग लग जाता है देखा तो लोहा का भार बढ़ जाता है। लोहा का भार क्या होता है? लेकिन उसको पटक देंगे या छोड़ा देंगे, अथी को क्या करेंगे? जंग को छोड़ा देंगे तो क्या होगा? लोहा का भार घट जाएगा, लेकिन बढ़ने पर अथी लगने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तो क्वेश्चन आएगा, बता कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहा का भार, तो जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है, है। समझ आया तुम लोग को? अब संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय करते हैं? उदय, तो संक्षारण को रोकने के लिए उपाय, यानी जो धातु है वो नष्ट ना हो, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय तो क्या करते हैं? पहला उपाय क्या करते हैं? तो उसमें क्या करेंगे? उसे पेंट मार देंगे। कैसा पेंट मार देंगे? तो गिरीस ना होता है, हाँ। तो देता है घर में जो गिरीस उसका पेंट देता है ना, क्या करता है? उसको टोकरी उकरी हो गया, सूप रंग देता है, नहीं रंगता है, तो वही करें। क्या करें? ग्रीस या वर्निश। पहला क्या करते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो लेप चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? यानी धातु पर हम चढ़ा देते हैं लेप। क्या चढ़ाते हैं? धातु पर लेप चढ़ा कर, किसी का लेप चढ़ा देना है, किसी से क्या करना है? पोत देना है। क्या करना है? पोत देना है। तो धातु पर अक्सर किसका लेप चढ़ाते हैं? तो चढ़ाते हैं किसका? ग्रीस या उसी को बोलते हैं वर्निश। क्या बोलते हैं? ग्रीस समझता है ना? वर्निश या वर्निश। किसका? वर्निश का। इसके कारण क्या होता है? धातु का संक्षारण रुक जाता है। दूसरा क्या होता है कि कोई धातु इस तरह होता है ना कि वो नष्ट होने से बचने के लिए क्या करता है? वो अपने ऊपर एगो क्या करता है? अपना सुरक्षा कवच बना लेता है, सुरक्षा कवच बना लेता है। ठीक है, जैसे तुम लोग महाभारत देखा है
तो महाभारत में सब सुरक्षा कवच पहन के जाता है, लेकिन कर्ण को देखा है? कर्ण का सुरक्षा कवच खुद अपने आप आ जाता है ना। उसका सुरक्षा कवच क्या है? उसका सुरक्षा कवच सूर्य के द्वारा खुद आता है। सूर्य के द्वारा क्या होता है? सूर्य के द्वारा सुरक्षा कवच खुद नहीं बन जाता है। उसके बाद कुछ धातु है जो क्या करता है? अपना सुरक्षा कवच खुद बनाता है। क्या करता है? खुद बनाता है। यानी कुछ धातु द्वारा अपना सुरक्षा कवच का खुद बना लेना। अपना सुरक्षा कवच यानी नष्ट होने से बचने के लिए अपना सुरक्षा कवच खुद बना लेना। और जो अपना सुरक्षा कवच खुद बनाता है उसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? अच्छा, कौन धातु है जो अपना सुरक्षा कवच खुद बनाता है? तो कौन है? तो वो है एल्युमिनियम। कौन है? जैसे में लिख देना है एल्युमिनियम। जैसे में क्या लिखना है? एल्युमिनियम। जैसे में लिखना है एल्युमिनियम। क्या लिखना है? दूसरा प्रोसेस हो। तीसरा तरीका क्या करते हैं? तो तीसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं? तो रंगाई करके। क्या करते हैं? धातु को रंग देंगे। आपने रंग देना मतलब समझना कि लाल रंग खरीद के लाए, रंग दिए। रंगाई मतलब क्या हुआ? जो पेंट नहीं मिलता है दुकान में, ऐसा तो क्या हुआ? नेरोलैक का पेंट होता है और बहुत सारा कंपनी का पेंट ना होता है। नेरोलैक हो गया और फिर और जो पेंट है तो पेंट चढ़ा के रंगाई करके। क्या करके? रंगाई करके। ना देखा तुम लोग घर में खिड़की उड़की आता है ना, लोहा हुआ का दरवाजा था लोहा, और उसको पेंट करते हैं ना। रंगाई करके यानी पेंट करके। क्या करके? तो पेंट कर देने पर क्या होता है? उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है क्या? तो संक्षारण से बच गया। अगला क्या है? तो अगला से जस्ता का परत चढ़ाकर। जस्ता का धातु के ऊपर जब हम जस्ता का परत चढ़ा देंगे ना तो उसमें क्या होगा? उसमें जंग नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ ध्यान दे। तो जस्ता का परत चढ़ाना है बंदर। जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जस्तीकरण। क्या कहलाता है? या इसको संस्कृत में बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं? यशद लेपन। क्योंकि संस्कृत में जस्ता को बोलते हैं यशद। क्या बोलते हैं? तो यशद को लेप देना, यशद लेपन। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गेल्वेलाइजेशन। क्या बोलते हैं? गेल्वेलाइजेशन। ठीक है ना। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ जस्तीकरण किसे कहते थे? बोलना है कि धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना। जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। जस्तीकरण कहलाता है। जस्ता पर कैसे चढ़ाएंगे? जस्तीकरण कहलाता है। अब जस्ता का परत कैसे चढ़ाएंगे नहीं बताओ? तो क्या करेंगे? इसे लोहा पर जस्ता परत चढ़ाना है तो जस्ता का घोल ले लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? लोहा को डाल के निकाल लेंगे। जस्ता परत नहीं चढ़ जाएगा ना। तुमको रंग लगाना है पूरा सही रंग। क्या करेंगे? तुमको रंग में घोल के रंग में डुबा देंगे, निकाल देंगे, पूरा रंग नहीं लग जाएगा। हाँ, दूसरे प्रकार यहाँ करेंगे। जस्ता समझ गया? जस्तीकरण समझ गया तुम लोग? और क्या करते हैं? क्या यहाँ समझ? और क्या करते हैं? विद्युत लेपन। क्या करते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत यानी करंट के द्वारा किसी को धातु पर लेप देना। विद्युत मतलब क्या? करंट। क्या होता है? यानी करंट के द्वारा किसी धातु पर लेप देना। क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। क्या कहलाता है? तो जैसे मान लें हमको लोहा को लेपना है। क्या करना है? लोहा को। विद्युत लेपन में किसका यूज करते हैं? यहाँ ध्यान दें। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? बोलेंगे विद्युत के द्वारा। विद्युत के द्वारा धातु पर किसी अन्य धातु का परत चढ़ाना। किसी अन्य धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। समझ आया तुम लोग को? कैसे चढ़ाएंगे? तो ध्यान दे। जिसका लेप चढ़ाना है ना, जिसका लेप उसे क्या लेंगे? उसे लेंगे। यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर एक बिलियन ले लिए। क्या लिए? बिलियन ले लिए। मान लो लोहा पर हमको लेप चढ़ाना है। लोहा पर लेप चढ़ाना है। किसका लेप चढ़ाना है? तो लेप चढ़ाते हैं टीना चढ़ाते हैं, या कॉपर का चढ़ाते हैं, या चढ़ाते हैं निकेल का चढ़ाते हैं, या क्रोमियम का चढ़ाते हैं। यही चारों का लेप चढ़ाते हैं विद्युत लेपन के द्वारा। विद्युत लेपन के द्वारा किसका चढ़ाते हैं? यहाँ जैसे लिख देना। जैसे में क्या लिखना है? टीना यानी SN। टीना यानी निकेल यानी NI। कॉपर यानी CU और क्रोमियम यानी CR। ज्यादा चढ़ाते हैं क्रोमियम का। किसे चढ़ाते हैं? क्रोमियम का चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? जिसका लेप चढ़ाना है, जिसका लेप उसको बना देंगे एनोड। क्या बना देंगे? और जिस पर चढ़ाना है उसको बना देंगे कैथोड। क्या बना देंगे? कैथोड बोले तो माइनस, कैथोड बोले तो माइनस। समझ आ गया? ऐसा लोहा पर चढ़ाना है तो एनोड से टूट के यहाँ अगर बिलियन में आएगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? इस पर जाकर लटक जाएगा। तो क्या चढ़ गया? लेपन चढ़ गया। इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। समझ आ गया? अगला है क्या? मिश्र धातु द्वारा।
यानी हमको संचारण रोकना है तो दो या दो से अधिक धातु मिला दे, और जो नया धातु बनेगा वो क्या होगा, काफी मजबूत धातु होगा, उसमें क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो अगला प्रोसेस क्या है, विद्युत अथी, अगला प्रोसेस है मिश्र धातु द्वारा है। अगला प्रोसेस क्या है, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक धातु मिलाकर एक नया धातु बनाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, तो यहाँ ध्यान दे। तो बोलेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो बोलना है कि दो या दो से मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक धातु, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु एवं अधातु, या धातु एवं अधातु, याद लिख देते हैं, या धातु एवं अधातु को मिलाने पर जो नया धातु बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, धातु अब कहाँ रहा, पदार्थ हो गया, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी बहुत सारा धातु का मिश्रण तो मिश्र धातु कहते हैं। जैसे देखा पीतल तुमने देखा है, पीतल धातु ना है, क्या है, मिश्र धातु है, क्या है, क्योंकि पीतल कैसे बनता है, तो पीतल बनता है किससे मिलाने पर, तो पीतल बनता है तांबा यानी Cu, तांबा यानी और जिंक मिलाने पर, जिंक बोले तो Zn, क्या Zn, क्या पीतल मिश्र धातु ना हो गया, पीतल क्या होगा, मिश्र धातु। क्यों, क्योंकि तांबा और जिंक को मिलाए तब बना क्या, पीतल। क्या बना है, पीतल क्या होगा, मिश्र धातु। क्या हो गया, मिश्र धातु। इसको कैसे याद रखना है, तो उसका ट्रिक बता रहे, तैयार करने का क्वेश्चन पूछा गया कि पीतल किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है, तो बोलना पीतल किसका मिश्रण है, तो पिताजी का। किसका मिश्रण है, पिताजी का। देखो पी से क्या हो गया, पीतल, पी से क्या हो गया, पी से पीतल हो गया। पीतल किसका मिश्रण, ता से तांबा, जी से जिंक, याद हो तुम लोग को, ट्रिक समझ आया तुम लोग को। तो पिताजी यानी पिताजी आ जाएगा, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी तांबा और जिंक मिला देंगे तो बन जाएगा पीतल। क्या बन जाएगा, पीतल। समझ तो आ गया। अब देख लेते हैं मिश्र धातु का विशेषता। मिश्र धातु का विशेषता यानी मिश्र धातु का विशेषता क्या होता है, मिश्र धातु का विशेषता, मिश्र धातु का विशेषता क्या होता है, मिश्र धातु का विशेषता क्या होता है, मिश्र धातु का विशेषता क्या होता है, जब मिश्र धातु बनेगा ना, तो पहले देखो, पहले ही तांबा और जिंक क्या था, मुलायम। क्या था, मिश्र धातु बनने पर कठोर हो जाता है। क्या होता है, कठोर। पहला विशेषता क्या हो गया कि कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। दूसरा विशेषता क्या है, जब कठोर हो जाएगा तो ज्यादा तन होगा कि जितना पहले टनता तो उतना अब तनेगा नहीं ना, यानी इसका क्या होता है, तन्यता घट जाता है। तन्यता क्या होता है, यानी कठोर तो हो गया तो तन्यता घट जाता है, तन्यता घट जाता है। अब बताए, जब तन्यता घट गया, जब ज्यादा कठोर हो गया तो जो पहले पिटने पर ज्यादा फैलता होगा, अब पिटने ज्यादा फैलेगा, यानी इसका आघात बढ़ देता भी क्या होता है, घट जाता है। आघात बढ़ना मतलब पिटने पर फैलना, पिटने पर फैलना, यानी इसका आघात वर्धनीयता भी घट जाता है। आघात वर्धनीयता भी क्या होता है, घट जाता है। आघात वर्धनीयता का घट जाना, आघात वर्धनीयता का घट जाता है। और क्या होता है, तो पहले ही क्या होता है याद, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, कम जाता है। क्या होता है, यानी पहले जो कॉपर था ना, इसको गर्म करने पर जल्दी गलता नहीं था, लेकिन अब पीतल जल्दी गल जाएगा, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला विशेषता लिखना है इसका, क्या चीज का, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक एवं क्वथनांक घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। और क्या होता है, तो देखो यहाँ तांबा क्या था, ओए तांबा में करंट जाता था ना, तांबा में तुरंत करंट चल जाएगा, लेकिन अब जो पीतल जो है उसमें जल्दी करंट नहीं दौड़ेगा, उसमें पीतल में जल्दी करंट, यानी इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो इसमें विद्युत का चालकता क्या हुआ, कम हो गया। क्या हो गया, यानी अगला क्या होता है, तो अगला इसमें हो जाता है विद्युत का चालकता घट जाता है, विद्युत का चालकता घट जाता है, विद्युत का चालकता घट जाता है। और क्या होता है, तो चालकता तो घट गया, लेकिन इसका गुण बढ़ गया। इसका क्या हुआ, गुण। जहाँ पर हम तांबा का यूज ज्यादा जहाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन पीतल का ये बहुत जगह करेंगे। पीतल का मूर्ति बना लो, पीतल का बर्तन बना लो, ना बनाते हैं, पीतल का थी बनता है, जो देखता है गोली, देखता है ना तुम, जो गोली होता है, अरे बंदूक में गोली ना, तो पीतल का होता है। तो तांबा का हम बहुत चीज यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका गुण क्या हुआ, जब मिश्र धातु बनने पर उसका गुण बढ़ जाता है। क्या होता है उसका गुण, यानी उसका यूज बहुत जगह होने लगता है, इसका गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, गुण। तो यहाँ ले जाता है अगला विषय, क्या बताए थे,
छठा विशेषता होगा ना। तो मिश्र धातु का गुण बढ़ जाता है, क्या होता है, यानी इसका गुण बढ़ जाता है। किसका गुण बढ़ जाता है, तो मिश्र धातु का गुण बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यानी अब इसको बनाने में बहुत जगह यूज करने लगते हैं। अब बता यहाँ पर जैसे यहाँ कठोर हो जाता है, पहले लोहा अगर लेगा ना, लोहा का जो एकदम शुद्ध लोहा है वो होता है मुलायम, क्या होता है मुलायम। लेकिन हम लोग घर में जो लोहा रहता है वो कितना कठोर ना होता है पूरा, हाँ। कठोर होता है। तो बोलेगा लोहा को कठोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लोहा को कठोर बनाने के उसमें मिला लेते हैं, क्या मिलाते हैं उसमें कार्बन, क्या मिलाते हैं कार्बन। तो बोलेगा लोहा को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन, क्या बन रहा है, कार्बन मिलाते हैं। अच्छा बता, चांदी भी अथी सोना जो निकालेंगे ना, जो सोना निकालेंगे जमीन अथी हम शुद्ध करके जो निकालेंगे क्या होता है, पूरा लचीला होता है, क्या होता है लचीला। यानी मान लो कान ना बनाए पिन लिया, कान ना बनाएगा तो बन जाएगा कुछ देरी बाद क्या होगा अथी मतलब उसको अथी टन जाएगा, यानी पूरा लचीला होगा ना। तो फिर क्या होगा कुछ देरी बाद जब गोल करके कान ना बनाएगा तो बन जाएगा छड़ बन जाएगा कुछ देरी बाद, यानी इतना मुलायम होता है कि मतलब उसका आकार फिक्स ना होता है। जैसे आटा देखता है ना, आटा को बना अथी लंबा कर कुछ बना दे जाना, लेकिन कितना लप करता है ना, तो जो बनाएगा कुछ और बनाएगा तो मूल के कुछ और बन जाएगा, बनाएगा कान वाला बन जाएगा, नाक वाला न बन जाएगा। यानी क्या होता है लचीला होता है, क्या होता है तो उसको कठोर बनाने क्या करते हैं, सोना को कठोर बनाने के लिए हम जो बोल रहे हैं आप लिखेंगे ना, ये सब आपने खुद लिख लेना। सोना को कठोर बनाने क्या करते हैं, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा या चांदी मिलाते हैं। तुम्हें पूछेगा बता कि शुद्ध सोना जो होता है कितना कैरेट का आता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितना होता है, यही 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोना से हम गहना बना सकते हैं, नाक वाला कान वाला झुमका उमका चेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। इसे मिलाते हैं क्या, 24 कैरेट सोना में क्या मिलाते हैं, तो 24 कैरेट सोना में मिला देते हैं 2 भाग मिला देते हैं किसका, तांबा या चांदी, तब बता। यानी अब 22 कैरेट सोना जो होता है वो होता है उससे हम गहना बनाते हैं, कितना बनाते हैं, यानी 22 भाग होता है सोना और 2 भाग होता है तांबा या क्या होता है, या होता है चांदी, क्या होता है, चांदी होता है। तो बोलेगा बता कि शुद्ध सोना यानी शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, कितना बोलना है, 24 कैरेट का। कितना बोलना है, शुद्ध सोना का गहना बना सकते हैं, नहीं शुद्ध अथी जो गहना बनाते हो कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट। कितना होता है, या इससे भी कम दाम का लेगा तो कितना कैरेट का मिलेगा, 18 कैरेट का। कितना मिलेगा, 18 कैरेट का मिलेगा। तो 22 कैरेट मतलब क्या होगा कि 22 भाग सोना है, 22 भाग और 2 भाग क्या है, 2 भाग है तांबा या चांदी, इतना समझ तुम लोग का आया। इतना लिख पहले, उसका थोड़ा कुछ और लिखेंगे तो समाप्त हो जाएगा। जल्दी कर फटाफट। चलो अब यहाँ ध्यान दे, क्या बताया थे तुम लोग, क्या बताया शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोना का गाना बनता है क्या, नहीं नाक वाला कान वाला बनता है, नहीं चाहे कोई बुला बने बनता है क्या, नहीं इससे गाना नहीं बनता है, इससे गाना नहीं बनता है, क्योंकि क्यों नहीं बनता, क्योंकि पूरा बहुत लचीला होता है, बहुत लचीला इससे होता है। गाना नहीं बनता है। 1 कैरेट में लगभग 10 ग्राम होता है, कितना होता है, 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है ना। अब देखा यहाँ पर तो गाना बनाने क्या करते हैं, गाना बनाने के लिए उसको 22 कैरेट बनाते हैं या इसको बनाते हैं 18 कैरेट। कितना बनाते हैं, 18 कैरेट। 22 कैरेट का सोना थोड़ा गाना जो थोड़ा महंगा होगा, 18 कैरेट का थोड़ा सस्ता होगा। 22 कैरेट मतलब क्या हुआ कि इसमें 22 कैरेट तो सोना है और 2 कैरेट के रूप में हम क्या मिलाते हैं तांबा मिला देते हैं या मिला देते हैं चांदी, तो कठोर हो जाता है, क्या होता है, यानी 2 कैरेट क्या मिला दिए, तो 2 कैरेट के रूप में हम मिलाते हैं तांबा या चांदी। इसमें 18 कैरेट मतलब क्या हुआ, 18 भाग सोना, 18 भाग क्या है, तो कितना भाग बच गया, 6 भाग और बच गया ना, हाँ। तो 24 पुराने में 6 भाग बच गया, हाँ। यानी 6 कैरेट, 6 कैरेट कैरेट बच गया ना, हाँ। यानी 6 कैरेट यानी 6 भाग क्या रहेगा, कॉपर या चांदी, कॉपर या तांबा या चांदी। इसका समझ आया तुम लोग को। अब तुम लोग देखता होगा कि तुम लोग अगर मतलब गाना वाना को लेते तुम लोग गार्जियन को ले जाता होगा सोनार के यहाँ, तो देखता होगा गाना वाना कहीं गंदा हो जाता है, नहीं देखता है उसमें मैल उन्ना बढ़ जाता है, ऊपर में थोड़ा मलिन हो जाता है, तो उसको वहाँ पर सोनार के यहाँ जाता होगा तो वहाँ देखता होगा कि वो पानी में डुबाता है, वहाँ अब पानी में डुबा के निकालता है तो पूरा झकझक करने लगता है, देखता है। तो कौन पानी होता है, कौन पानी, हाँ तो अगर पानी ना होता है क्या होता है, अम्लराज होता है, क्या होता है, राज होता है। अम्लराज का काम क्या है, अम्लराज का काम है उसमें सोना या प्लेटिनम या चांदी डालेगा तो उसका ऊपरी परत नोच लेगा, ऊपरी परत क्या कर लेगा, नोच लेगा। जो ऊपरी परत नोच लेता है तो भीतर वाला चमकते रहता है, हाँ। तो चमकने लगता है, क्या करता है, यानी ऊपर से एक परत क्या करता है, उड़ा देता है, क्या करता है, उड़ा देता जैसे है। तुम्हारा चमड़ी ऊपर उड़ा देंगे तो पीछे आती है ऊपर वाला क्या जो अंदर से निकलेगा थोड़ा नहीं रहता, कभी तुम लोग खेलते हुए छिला जाता है, देखता है
तो ऊपर चमड़ी उठता है तो अंदर क्या होता है ना, पूरा सफा में निकलता है, हाँ। निकलता है। उसी प्रकार क्या होता है अम्लराज। क्या होता है? तो तुम्हें पूछा गया, बता अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक, अब तुम लोग पूछा कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल मिलाने से क्या बनता है? अम्लराज। क्या बनता है? अम्लराज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। हाँ, तुमने पूछा बता कि अम्लराज जब बनाते थे कितना भाग HCl मिलाते हैं, कितना भाग नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं? तो 3 भाग HCl मिलाते हैं, 3 भाग, HCl। और 1 भाग मिलाते हैं नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक। तो क्या बन जाता है? अम्लराज। क्या बनता है? और अम्लराज में सोना डालेंगे, सोना के मान लो को गहना डालें तो उसका ऊपरी परत खत्म हो जाएगा, तो सोना फिर चमकने लगेगा। समझ आ गया ना? तो अम्लराज के ऊपर समझ गया ना? अब देख अम्लराज तो हो गया। अब बचा हुआ कुछ लिखा रहते हैं मिश्र धातु। क्या लिखाते हैं? कुछ ऐसे पहले क्या बताए थे? पीतल। क्या बताए थे? तो तुमने बताया था पीतल किसका मिश्रण है? तो बताया था पिताजी। क्या बताए थे? नहीं बता, ट्रिक नहीं बताए थे। पिताजी। पिताजी मतलब क्या है? पी से पीतल, ता से तांबा, यानी तांबा का मिश्रण है। तांबा बोले तो तांबा बोले तो कॉपर, और जिंक का मिश्रण है। जिंक बोले तो जड़ है, इसी का मिश्रण है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में। कहाँ करते हैं? रहता तुम लोग पीतल का बर्तन छठ उठाएगा तो देखना उसमें पीतल का बर्तन ज्यादा रहता है ना। इसका बर्तन बनाना है या मूर्ति बनाना है, तो लोग पीतल का मूर्ति देखा है? तो मूर्ति बनाने में हो गया, या बंदूक के गोली बनाने में हो गया। इस सब में किसका उपयोग होता है? पीतल। किसका होता है? पीतल का। फिर आता है कांसा। क्या आता है? पीतल को इंग्लिश से बोलते हैं क्या? पीतल को इंग्लिश से बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्राश। और फिर आता है कांसा। क्या आता है? कांसा बर्तन तुम लोग देखा है? नहीं देखा? तो कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज। तो पूछा कांसा कैसे बनता है? तो कांसा में मिलाते हैं क्या? तो कांसा मिलाते हैं क्या? तो कॉपर। कॉपर बोले तो तांबा। कॉपर बोले तो तांबा। और क्या मिलाते हैं? यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर। यहाँ जिंक मिलाएंगे तो बन जाएगा पीतल। यहाँ मिला देंगे टीना। क्या मिला देंगे? टीना मिला देंगे। क्या मिला देंगे? टीना। तो क्या बन जाएगा? कांसा। क्या बनेगा? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में। पहले कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं। इसका भी उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में करते हैं। कि क्या बनाने में? मूर्ति बनाने समय। और इसका कांसा का सिक्का भी होता है। क्या होता है? तो सिक्का बनाने में भी किसका यूज करते हैं? कांसा। किसका यूज करते हैं? कांसा का यूज। अब कांसा ना होता है, पहले होता था। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दे, तो कांसा सिक्का तुम लोग उड़ा होगा, देखता है 10 टके देखता है ना, साइड में जो होता है ना कांसा होता है। यहाँ ध्यान दे, अब कांसा हो गया ना। कांसा बात है शोल्डर। क्या आता है? शोल्डर। क्या आता है? शोल्डर समझ रहा है ना? और जो वेल्डिंग करने वाला वो छर ना होता है, वेल्डिंग करने वाला छर होता है ना, उसी को बोल रहे हैं शोल्डर। क्या है? तो शोल्डर किसका मिश्रण है? तो शोल्डर मिश्रण है टीना यानी SN और सीसा यानी PB। ये दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? शोल्डर धातु। क्या बनता है? शोल्डर धातु। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिंपल बात है, जो धातु तो टूट जाएगा उसको जोड़ने में करेंगे, वेल्डिंग करने में नहीं करेंगे। इसका उपयोग करते हैं धातु तथा विद्युत तार को जोड़ने में। विद्युत तार को जोड़ देने में। किसका यूज करते हैं? शोल्डर का। कैसा करते हैं? शोल्डर में। एक आता है ड्यूरालुमिन। एक क्या आता है? एक क्या आता है? ड्यूरालुमिन। ये सब मिश्र धातु है। क्या है? ड्यूरालुमिन जो बहुत हल्का होता है। क्या होता है? बहुत हल्का होता है लेकिन मजबूत ज्यादा होता है। तो बता, तो ड्यूरालुमिन का उपयोग कहाँ करेंगे? सिंपल बात है, हवाई जहाज को बनाना है या वायुयान बनाना है तो ड्यूरालुमिन का यूज करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज का हल्का भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, तब नहीं उड़ेगा वो। तो ड्यूरालुमिन का उपयोग कहाँ करते हैं? हवाई जहाज बनाने में। लेकिन पहले बनता किससे है? तो देखिए किससे बनता है? एल्युमिनियम से बनता है। एल्युमिनियम मिला देते हैं, फिर मिलाते हैं कॉपर। क्या मिलाते हैं? फिर मिलाते हैं कॉपर के बाद मिलाते हैं मैग्नीज। क्या मिलाते हैं? फिर मिलाते हैं मैग्नीशियम, और फिर मिलाते हैं सिलिकॉन। यानी 5 चीज मिलाने से क्या बनता है? ड्यूरालुमिन। क्या बनता है? इसमें एल्युमिनियम जो होता है 97%। सबसे ज्यादा क्या होता है? एल्युमिनियम। क्या होता है? कॉपर जो होता है 3%। कितना होता है? 3%। मैग्नीज जो होता है 1%। कितना होता है? और मैग्नीशियम जो होता है 0.5% 0.5। और सिलिकॉन भी कितना होता है? 0.5% 0.5। तो सब मिला 100% पूर गया। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, यहाँ 95 97 बोल दिए। 95 कितना होगा? 95। अरे उपयोग, इसका उपयोग क्या करते हैं? तो हवाई जहाज या वायुयान के बॉडी बनाने में, इसका जो बनाते हैं ढांचा बनाते हैं ना, वायुयान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और इसका कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में भी करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन, हल्का बर्तन नहीं देखता है, तो हल्का जो बर्तन होता है ना, एल्युमिनियम का बर्तन ना होता है, बर्तन बनाने में। किसका बनाने में? बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। और गाड़ी समझ रहा है ना?
वाहन, गाड़ी बोले तो वाहन का पार्ट्स और पुर्जा बनाने में, वाहन का पार्ट्स बनाने में, वाहन का पार्ट्स बनाने में, यानी वाहन के जो मतलब जो हल्का पार्ट्स होगा ना, जो हल्का है वो समझ आना किससे बना ले, ड्यूरानोमिन का, ऐसा बना ड्यूरा। और लिखा रहता है तुम लोग को, देख यहाँ पर। और यार लिखना एक होता है क्या, एक होता है स्टेनलेस इस्पात। क्या होता है? स्टेनलेस इस्पात। ये क्वेश्चन को पूछा गया था, स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है लोहा मिला दो, लोहा मिला दिए, क्रोमियम मिला दिए और मिला दिए निकेल। क्या मिला दिए? तो पूछेगा तुमने बता स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? क्या बोलना है? लोहा क्रोमियम निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। क्या इस्पात? इस्पात कठोर होता है। तो स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्रण है? लोहा क्रोमियम निकेल। एक होता है नाइक्रोम। तुम्हें पता है ना नाइक्रोम का यूज कहाँ होता है? बता, नाइक्रोम का यूज कहाँ होता है? विद्युत हीटर में जो तरिया होता है ना, होता है तो विद्युत हीटर में जो तरिया होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम 5 चीज का मिश्र धातु है। एक लोहा का, एक क्रोमियम का, एक निकेल का, एक मैंगनीज का और कार्बन का। ये 5 चीज मिलाने से क्या बनता है? नाइक्रोम। क्या बनता है? नाइक्रोम। तुम लोग समझ आ गया? नाइक्रोम समझ आ गया? अब तुम लोग देखता होगा ना कि मतलब जैसे लेयर की पटली मान लो यहाँ पर टूट गया, लेयर की पटली क्या हुआ? यहाँ टूट गया। तो इसको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? इसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं, उसमें होता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड। एल्युमिनियम के यहाँ ध्यान दो, सॉरी, उसमें देखा इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ने के लिए इस प्रकार ये वो लेकर आएगा। जब पिक्चर नंबर तुम लोग वहाँ देख, पिक्चर नंबर तुम लोग देखा थी पीछे थोड़ा चल, और जहाँ पर है एल्युमिनियम जब आप करा ना वहाँ पर देख तुम लोग, वहाँ पर देखना इस तरह। यहाँ मान ले, यहाँ ध्यान दो, लेयर की पटली है। क्या लेयर की पटली है? यहाँ टूटा हुआ, तो यहाँ क्या करना? जोड़ना है। क्या करना? जोड़ना है। क्या करना? जोड़ना है। तो क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देते, एगो इस प्रकार बर्तन रहेगा, ठीक है ना? इस प्रकार एगो बर्तन रहेगा, यहाँ पर एगो लगा रहेगा पाइप। क्या लगा रहेगा? पाइप लगा रहेगा। और इसमें रहेगा लोहा। क्या रहेगा? लोहा के ऑक्साइड यानी Fe2O3, Fe2O। और इसमें मिला देंगे एल्युमिनियम। क्या मिला देंगे? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम मिला दिया, लोहा ऑक्साइड मिला दिया। और इसको गलाने के लिए, इसको गलाने के लिए यानी आग पकड़ाने के लिए इसमें देंगे मैग्नीशियम के रिबन। मैग्नीशियम के, जैसे मैग्नीशियम इसमें डालेंगे और आग मारेंगे, खलास नहीं क्या करेगा? आग पकड़ लेगा, तुरंत गल जाएगा। तुरंत गल जाएगा। क्या होगा? ये गल जाएगा। और गलने पर क्या होगा? पाइप के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। और पाइप के द्वारा फिर यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा? जम जाएगा। क्या होगा? इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार पटरी जुट जाएगा। पटरी क्या होगा? जुट जाएगा। जिसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी विधि। क्या बोलते हैं? तो एल्यूमिनोथर्मी विधि द्वारा किसको जोड़ते हैं? तो पटरी, टूटा हुआ पटरी को जोड़ते हैं। टूटा हुआ पटरी को जोड़ते हैं। टूटा हुआ पटरी जोड़ने में किसका यूज करते हैं? तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं और लोहा का ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है ना? और इसमें क्या मिलाते हैं? मिलाते हैं मैग्नीशियम का रिबन, जो क्या करता है? तुरंत इसको पिघला देता है। क्या करता है? तुरंत इसको। अब यहाँ ध्यान दे, लास्ट पिक्चर में जा देख, यहाँ पर एगो अथी लो स्तंभ बनल है, खंबा स्तंभ बनल है, लोहा का स्तंभ बनल है। देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान देते, वो क्या है? वो है लो स्तंभ। क्या है? तो लो स्तंभ जो है ना, यहाँ ध्यान दे, ये लो स्तंभ कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ है? तो जहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, वहीं पर दिल्ली में लो स्तंभ। क्या है? ये लो स्तंभ जो है ना, ये कितना वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। यानी समझ आप उस समय कैसे बनाया होगा कि अभी तक वैज्ञानिक पता लगा रहा है कैसे बनाया कि अभी तक उसको जंग नहीं लगा है, ठीक है ना? यानी 2000 वर्ष से क्या है? पुराना है। क्या है? और लोहा का बना है। कौन लोहा का बना है? ये पिटवा लोहा का बना है। कौन लोहा का बना है? पीठ दे पिटवा लोहास बना है। कौन लोहास बना है? पिटवा है कि ढलवा है? ढलवा होगा। ढलवा लोहास बना है। कौन लोहास बना है? ढलवा लोहास बना है। फिर इसको यहाँ ध्यान दे, कितना मीटर लंबा है? तो 8 मीटर लंबा। 8 मीटर लंबा है। कितना केजी है? तो 6000 केजी है। कितना केजी है? 6000 केजी है। कितना है? 6000 केजी है। इसको बनवाया कौन है? इसको बनवाया है कौन? इसको बनवाया था 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बनाया है। किसका बनाया है? लोहा का बनाया है। कौन लोहा बनाया? ढलवा लोहा बनाया है, ठीक है ना? और ये अभी तक वैज्ञानिक से खोज करना है कि अभी तक इसको जंग क्यों नहीं लगा, यही पता लगा रहा है। समझ लो कि 2000 वर्ष पुराना है और पूरा आसमान के नीचे है, पानी नहीं पड़ता, पड़ नहीं करता है, तो अभी तक इसको जंग नहीं लगाया। समझ गया ना? तो कितना पिटवे है? तो पिटवा कर ले। पिटवा लोहा। ये ढलवा लोहा घटिया होता है, पिटवा लोहा होगा, ठीक है ना? पिटवा लोहा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त बोला बता लो स्तंभ कहाँ है? तो बोला दिल्ली में है। किसने बनवाया? बंद। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनवाया है।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनवाया है। कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। कौन लोहा बना हुआ? तो पिटवा लोहा बना हुआ है। कितना मीटर लंबा है? तो 8 मीटर लंबा है। कितना केजी का है? 6000 केजी का है। समझ गया ना? अभी तक इसमें जंग नहीं लगा। तो वैज्ञानिक के लिए रहस्य बना हुआ है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा, इसमें जंग क्यों नहीं लगा। इस प्रकार चैप्टर ये होगा खल्लास। चैप्टर क्या होगा? समझ आ गया? चैप्टर नंबर 3 क्या होगा? खल्लास हो गया है। कल तुम लोग को ये पूरा हम सुनेंगे। कल क्या करेंगे? पूरा सुनेंगे, ठीक है ना? और तुम लोग को अच्छा लगा तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर और शेयर कर, ठीक है ना? जल्दी कर। कल सुनने भी याद ना सुने सुने पार